तो आज मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये सफ़र जो है आपका जब शुरू हुआ जंगल वाला ये बचपन से आपका इस तरफ कोई झुकाव था या ये कभी ऐसा हुआ कि कुछ रास्ते बनाए किस्मत ने और आप इस तरफ मुड़ गए? इससे अच्छी बात नहीं हो सकती कि जो आपका पैशन हो वो प्रोफेशन बन जाए। जंगल कभी भी आपको आपके हैसियत के हिसाब से ट्रीट नहीं करता, वो आपको फ्रेश एयर उतना ही देगा जितना किसी वाह। करोड़पति को। टाइगर भी वैसे ही बिहेव करे, वो करोड़पति और आम आदमी को फ़र्क नहीं करता। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम पहुंचे और थोड़ी चढ़ाई थी, तो वो दोनों टाइगर रोड पे लेटे हुए थे और भूखे भी लग रहे हैं। बाप रे। तो रेंजर साहब ने बोला कि लाइट बंद कर दो। फिर वो जिप्सी के गोल गोल घूमने लगे, मेरी तरफ आ गए। गाड़ी एक पेड़ के नीचे खड़ी है, हल्की हल्की घास टकराती हुई, पत्तियां गिर रही होंगी, मैं इमेजिन कर रहा हूँ। और कोई एक जानवर की कॉल, चिड़ियों की बोल। मतलब ये थेरेपी आपको दुनिया का कोई भी थेरेपी सेंटर नहीं दे सकता, कोई डॉक्टर, किसी भी तरीके की दवा, कुछ नहीं। तो मोहन सिंह उतरे, आवाज लगानी शुरू की, आया आया आया। वो मछली को आवाज दे रहे थे और मैंने देखा मछली दूर से चलती हुई चली आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है। कॉर्बेट साहब ने बुक में लिखा थी, मैगी कहती थी कि दुनिया का सबसे खूबसूरत सनसेट जो कि ऊपर होता था, वहां से ऐसे दिखता है, वो यहीं का है। क्या बात है। नमस्कार, आदाब, सलाम। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी और मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ इस खास वाइल्ड लाइफ पॉडकास्ट में जिसका नाम है शेर खान। दोस्तों, जो ज्ञान है, जो विजडम है, जो हमारी इल्म है, वो दो चीज़ों से बनता है। उसमें एक होता है हमारी इंफॉर्मेशन और एक होता है एक्सपीरियंस। इंफॉर्मेशन तो किताबों में मिल जाता है, आप गूगल पे कोई लाइन सर्च करके एंटर मारिए, 10 आपको वेबसाइट्स मिल जाती हैं, आप पढ़ सकते हैं। लेकिन दूसरी चीज़ होती है एक्सपीरियंस। वो आपको मिलता है उन्हीं लोगों से जो उस कारवां से गुजर चुके हैं। अगर आप वाइल्ड लाइफ के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आपको उन लोगों के बारे में सुनना पड़ेगा जो वाइल्ड लाइफ में वक्त गुजार चुके हैं। और ऐसे ही हैं हमारे साथ जनाब आसिफ खान साहब और उर्फ शेर खान, ऑफ कोर्स। तो आज उर्फ खानचा तो आज हमारे साथ फिर से मौजूद हैं इस खास एपिसोड में और आपका बहुत बहुत स्वागत है। जंगल जिंदाबाद। आपकी आवाज़ अभी भी थोड़ी सी कुछ असर है। तो क्या पूछेंगे जमशेद भाई आज तो मैं कुछ अलग तरह का तजुर्बा करना चाहता हूँ। अतरंगी, मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहते हैं। इसीलिए मैंने शुरुआत की जो तमहीद उसमें मैंने ये जिक्र किया कि आपकी ज़िंदगी के क्या तजुर्बे हैं, क्या आपके एक्सपीरियंस हैं। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जो इन्फॉर्मेशन है वो तो मिल जाती है किताबों से, लेकिन एक्सपीरियंस जो है वो नहीं मिलता। उसके लिए आपको शेर खान पॉडकास्ट सुनना पड़ता है, ऑफ कोर्स। तो जैसे अभी हम सुन रहे हैं, तो आज मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये सफ़र जो है आपका जब शुरू हुआ जंगल वाला, तो क्या लगता है आपको कि ये बचपन से आपका इस तरफ कोई झुकाव था या ये कभी ऐसा हुआ कि कुछ रास्ते बनाए किस्मत ने और आप इस तरफ मुड़ गए और जो कहते हैं गोइंग विद द फ्लो टाइप्स, कैसा रहा? ये मैं किस्मत ही कहूँगा। मतलब मैंने कभी बचपन में सोचा नहीं था कि मैं वाइल्ड लाइफ पे जा कर के काम करूँगा या इतने करीब से वाइल्ड लाइफ को जानूँगा, जंगल घूमूँगा। और था भी नहीं, क्योंकि मैं मीडिया में था 97 से, और जंगल जाना मेरा शुरू हुआ 2002 से, मैं कहूँगा प्रॉपर वाइल्ड लाइफर की तरह। और एक नशा है वाइल्ड लाइफ, मैं कहूँगा। अगर ये नशा जिसको लत लग गई वाइल्ड लाइफ की, तो ये बहुत ही कमाल का नशा है कि आपको जंगल में रहना, जंगल से अपने आप प्यार हो जाएगा। करेक्ट। आज भी मैं वापस इस मीडिया फील्ड में हूँ, बट आप देखते होंगे मैं कभी भी घूमने जाता हूँ तो मैं पहाड़ में ही जाता हूँ, जंगल में ही जाता हूँ। राइट। क्योंकि वो एक उसके आगे फिर कुछ समझ में नहीं, तो मतलब तेरे चेहरे से नज़र नहीं हटती, नज़ारे क्या देखें, वो वाला हिसाब किताब है। तो जंगल में जाता था, धीरे धीरे उसका तलब और बढ़ने लगा, नशा और चढ़ने लगा, और फाइनली 2009 में मैं प्रोफेशनली इन्वॉल्व हो गया। और इससे अच्छी बात नहीं हो सकती कि जो आपका पैशन हो वो प्रोफेशन बन जाए। Correct. तो मतलब सोने पे सुहागा। राइट। तो अलग ही मज़ा आता है। फिर आप काम को काम की तरह नहीं करते, वो आपका जुनून बन जाता है, वो आपका शौक़ होता है, उसमें आप रम जाते हैं, आपको दिन रात नहीं दिखता,
आपको लगता है इससे अच्छी बात क्या है यार कि मेरा वैसे आम तौर पे लोग जब कोई नया एक्सपीरियंस करते हैं तो फिर वो जैसे नया नया किसी ने जंगल जाना शुरू किया, कुछ दिनों के बाद आदमी कहीं बोर होने लगता है, पर इसमें ऐसा होता है कि नहीं आप नहीं, जितना ज़्यादा जाते हैं आपको और, जितना ये है ना, दलदल है, आप गहरा उतरते जाते हैं आप। दलदल है जंगल का शौक, हाँ। जितना आप घुसेंगे वो आपको उतना खींच, चुंबक मैं कहूँगा, करेक्ट। दलदल से ज़्यादा चुंबक है, ये खींचता है आपको। और क्यों ना खींचे, जब आप नेचर में जाते हैं तो कितनी आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, स्पेशली जितने घने जंगल में आप जाएंगे जहाँ पे इंसान नहीं होते, राइट। क्योंकि इस धरती के सबसे गिरा हुआ जो प्रजाति है वो इंसान ही है, मैं इंसान ही कहता है। हूँ। तो आप जंगल में अगर कहीं जिप्सी रोक करके पेड़ के नीचे बैठे हो, कुछ नहीं चाहिए मुझे या किसी को भी कि टाइगर देखना है, हाथी देखना है, ये देखना, कुछ नहीं साहब। गाड़ी एक पेड़ के नीचे खड़ी है, जिप्सी आपकी, और गाइड और ड्राइवर को बोल दीजिए कोई बात नहीं करे, यूजुअली नहीं करते हैं बात जंगल में, और आप आंख बंद करके आधे घंटे जरा बैठ के देखें वहाँ पे। वाह। कसम से बता रहा हूँ, और ऑफ कोर्स फोन स्विच ऑफ करके। फ़ोन नेटवर्क नहीं होता यूजुअली नहीं कई पता जगह। चला नए जमाने में वहाँ भी इंस्टाग्राम हाँ, देख कई रहे जगह पकड़ लेता है नेटवर्क, हैं। तो उसको तो आपको काटना पड़ेगा, डिस्ट्रैक्शन है। मोबाइल अच्छा है कि आप जहाँ ठहरे हैं गेस्ट हाउस में वहीं छोड़ के जाइए, और जिप्सी को आधे घंटे रोक करके जंगल की आवाज़ को सुनिए। वाह। मतलब इस समय हल्की हल्की घास टकराती हुई, पत्तियां गिर रही होंगी, मैं इमेजिन कर रहा हूँ, और कोई एक जानवर की कॉल, चिड़ियों की बोल, मतलब ये थेरेपी आपको दुनिया का कोई भी थेरेपी सेंटर नहीं दे सकता, कोई Correct. डॉक्टर, किसी भी तरीके की दवा, कुछ नहीं। आधे घंटे बाद आपको लगेगा यार कि मैं सपना देख रहा था। वाह। ये एहसास होता है, ये सबको होगा, मुझे नहीं, सबको जो जंगल से प्यार करते हैं, जो जंगल जाना पसंद, वो उन लोगों के लिए नहीं है जो फोटो और सेल्फी लेने जा रहे हैं, उनकी बात नहीं कर रहा मैं। जो जंगल को प्रेम करते हैं, चाहते हैं, ये एक एक्सपीरियंस करके आप देखिए, मैं आपको भी सलाह दूंगा राइट राइट, कि बिल्कुल एक बार जाके देखिएगा, ज़रूर। और आपको लगेगा कुछ नहीं चाहिए मुझे। एक्चुअली मुझे लगता है जैसे इंसान को वाकई उसकी ज़रूरतें जो हैं अगर गौर से देखिए तो बहुत कम है ना। ये तो वो आप जब देखते हैं एक हुजूम को जो वैसा कर रहा है तो आप भी वैसे ही करने लगता है कि अच्छा लोग कहीं पे ये खरीद रहे हैं तो हमें भी खरीदना चाहिए, उसके पास फला महंगा लैपटॉप है मुझे भी खरीदना है। तो वो जो एक रेस होती है, पर जंगल में जहाँ आपको पता चलता है कि आपकी असली ज़रूरत क्या है। जंगल में हर कोई बराबर है, पहले तो मैं ये बता दूं, हाँ। क्योंकि जिप्सी की जो रेट है वो फिक्स है, वो आप भी देंगे, वो कोई करोड़पति आएगा उतना ही देगा। जंगल कभी भी आपको आपके हैसियत के हिसाब से ट्रीट नहीं करता, वो आपको फ्रेश एयर उतना ही देगा जितना किसी वाह। करोड़पति को। टाइगर भी वैसे ही बिहेव करे, वो करोड़पति और आम आदमी को फ़र्क नहीं करता, जंगल इक्वल है सबके लिए। तो जैसे आप मॉल जाते हैं मान लीजिए, और मॉल में जाकर के आप क्या हासिल करते हैं, 10,000 रुपये फूंक देंगे तो एक अच्छा सा लंच, डिनर, एक मूवी, पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक, यही सब करके आप आ जाते हैं, और एक दिन आप आगे थका हुआ महसूस करते हैं कि यार थक गया, पिक्चर अच्छी नहीं तो सर में दर्द भी हो रहा है, फिर आप जंपिंग वाले पे अलग 500 रुपये खर्च करेंगे। जंगल थेरेपी है आपके पूरे जिस्म के लिए, आपके दिमाग के लिए, आपकी रूह के लिए। Correct. उससे बड़ा थेरेपी सेंटर कोई हो ही नहीं सकता। क्या बात है। अगर आप एक हफ्ते जंगल और में जाके रहें एज अ वाइल्ड लाइफर, जहाँ पे कि आपको ये मोबाइल वगैरह छोड़ना पड़ेगा कि हटाओ मुझे नहीं देखना, हाँ शाम को आकर के आप देखो कोई दिक्कत नहीं है, बट वो जो 4 घंटे की आपकी वो होती सफारी होती है, हाँ। उसमें आपको कोशिश, इस बार मैं टाइगर पे बात अभी नहीं कर रहा हूँ या हाथी पे या किसी जानवर पे, मैं बात कर रहा हूँ जंगल के एक्सपीरियंस पे। करेक्ट। या तो कभी भी आप जाएं तो ये कोशिश करें कि आज मुझे कुछ नहीं देखना है, आई जस्ट वॉन्ट टू एंजॉय माई जंगल राइड। और राइड भी नहीं कि चलते जा रहे क्योंकि आपने जिप्सी वाले को पैसा दे दिया तो उसको मैं खूब पेट्रोल निचोड़ लूँगा उसका, ऐसा नहीं करने का है। जहाँ पे आपको सुकून मिले, और जंगल के हर इंच पे सुकून है, राइट। और वहाँ जाके आप चुपचाप गाड़ी लगा के बैठिए, मैं लिख के दे रहा हूँ आपका 100% नहीं 1000% पैसा वसूल आप फील करेंगे। और जो आजकल हेल्थ प्रॉब्लम्स लोगों सब को सॉल्व हो हो रही जाएगा। हैं, मेंटल स्पेस में लोग सब प्रॉब्लम्स हैं, सब सॉल्व डिप्रेशन करते हैं और ये सर। सब जो सर देखिए तकलीफें हैं। मेंटल, मैं बताता हूँ, स्ट्रेस इज़ द मेन थिंग, जो सबसे बड़ी एक बीमारी है आज के डेट में, जी। जो लगभग सबको है। हाँ। इससे गंदी चीज़ दुनिया में कोई नहीं है। स्ट्रेस, एंजाइटी, जी। ठीक है, डिप्रेशन, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है कि आपके लंग्स ख़राब हैं, जंगल जाइए, प्योर ऑक्सीजन, यहाँ की तरह AQI 500, 700, 1000 पे नहीं भागता है जंगल का,
क्योंकि इंसान वहाँ पे अभी तक घुसने नहीं आया ना। या शहर में तो इंसान घुस के खुद ऐसी तैसी अपनी मार चुका है। जब आप सांस लेंगे, शहर में जो रहने वाले लोग हैं, मैं आप भी रह रहे हैं, यहाँ लंबी सांस लीजिए ना बाहर तो खांसी आ जाती है। आप लंबी सांस तो आपको ऐसे खांसने लगेंगे। जंगल में पहले दिन जब जाएंगे तो शायद आपको थोड़ा वो लगे, लेकिन दूसरे दिन आप फील करेंगे ना, लंबी सांस जब लेंगे तो आपको लगेगा आपकी आत्मा तक गई है। क्लीन कर रहे हैं। इनहेल और एक्सेल। हाँ, उस प्रोसेस को आप करेंगे, आपको पता चलेगा कितना प्योर उस वो है। दूसरी चीज़, तो इससे आपको पूरा बॉडी डिटॉक्स हो रहा है विदाउट डूइंग नथिंग, कि एक्सरसाइज करो ये करो, कुछ नहीं, चुपचाप। दूसरा जो जंगल साउंड है जी, वो आपकी पूरे एंजाइटी को, पूरे डिप्रेशन को दूर कर देगा। करेक्ट। वो जो एक आवाज़ है जो दूर से आवाज़ जो सुनाई है देती है, जिसमें बहुत सारी आवाज़ें शामिल होती हैं। कई लोग देखिए जैसे सोने के लिए अलग अलग तरीके के साउंड चलाते हैं। चलाते हैं, करेक्ट। उसमें एक जंगल साउंड भी आता है, हाँ, आपने देखा होगा। हाँ, मैंने उससे सुना है। तो अगर आप उसको, वो आर्टिफिशियल है, अगर आप रियल में जाकर उसको एक्सपीरियंस करेंगे और उसको आजमाएंगे तो 1,00,000 गुना ज़्यादा पावरफुल है वो। बिल्कुल जाहिर है। मैं पहाड़ जाता हूँ, जैसे मैं अभी भी सोच रहा था कि मेरी तबीयत थोड़ी और मैं रिकवर कर लूँ, तो मैं 4 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, हफ्ते भर मुझे नहीं पता, मैं जंगल जाऊँगा, मैं पहाड़ पे जाऊँगा जहाँ इंसान ना मिले, मैं वहाँ पे बैठता हूँ, मैं बिल्कुल सही हो जाता हूँ। मेरी पूरी बॉडी में एक एनर्जी आ जाती है, दिमाग में कुछ नहीं चलता मेरे उस समय, उसमें लगता है कि ठीक है यार, ये ज़िंदगी चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है आपकी, और इन्हीं सब तजुर्बों से आदमी समझता है कि उसके लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी मैं है। इतना कहूँगा कि हर आदमी, जैसे आप छुट्टी तो लेते ही ना, मतलब साल में 1 बार ही सही, 2 बार ही सही, बिल्कुल। तो जो लोग जंगल नहीं गए, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा एक बार जाके जिस तरीके से मैं जंगल करूँ उस तरीके से आप जंगल को एक्सपीरियंस कीजिएगा। इंस्टेड ऑफ कि टाइगर ही देखना है, हाथी ही देखना है, नहीं, पहले जंगल को समझिए, जंगल की नब्ज़ को पकड़िए। जी, हर जंगल में हर एक मिनट जंगल आपसे बात करता है। बिल्कुल। ऐसा मुझे लगता है कि आपकी बॉडी से बात कर रहा है कि तुम यहाँ से अच्छे नहीं हो, देखो ये आवाज़ तुम्हें अच्छी कर देगी। बिल्कुल सही चीज़ है। मतलब जानवर को जब आप देखते हैं, इतने प्यारे होते हैं वो, तो उनको वहाँ क्या ऐसी चीज़ मिल रही कि वो सर्वाइव कर रहे हैं? कुछ भी नहीं, हमारी तरह एसी पंखे कुछ नहीं है, भयानक गर्मी पड़ती है, भयानक ठंड पड़ती है, दे सर्वाइव। जंगल निर्दयी नहीं है शहर की तरह, बहुत काइंड है हर चीज़ पे, चाहे वो वहाँ के जानवर हों, पेड़ पौधे हों। आप और हम भी जाते हैं, हमें भी उतना ही वो देते हैं। तो ये मैं आपने पूछा जर्नी, तो मैं शायद उसी उसमें जोन में जा चुका हूँ अभी। हाँ, तो इसीलिए मैं ये इसमें जोड़ना चाहता हूँ कि आपके जो शुरुआती जो सफ़र थे जंगल के, उनके बारे में बताइए कि आपके सफ़र कैसे होता था शुरुआत में जब आप जाते थे, तो और क्या महसूस करते थे उस वक़्त का जो तजुर्बे थे आपके? देखिए, अलग अलग जंगल जाने के लिए अलग अलग रास्ते हैं। जैसे बांधवगढ़ अगर हम जाते थे तो ट्रेन से जाते थे या फ्लाइट से। जो आपका फ़ेवरेट भी है। हाँ, कॉर्बेट दिल्ली के सबसे करीब होता था, तो बाई रूट यानी कार से ही जाते थे। रास्ते बड़े अच्छे हैं। जैसे मैं कॉर्बेट जाता था तो हमारा दोस्त जो ग्रुप था, मैं, अजय सूरी साहब, उमेश अग्रवाल, असलम भाई, हम सारे लोग जब जाते थे तो हमारा सब कुछ फिक्स होता था कि दिल्ली से निकले, और यूजुअली हम निकलते थे अर्ली मॉर्निंग 5 बजे सुबह। तब कॉर्बेट पहुंचने में, मैं बात कर रहा हूँ 2002 की, और तब कॉर्बेट पहुंचने में रोड बहुत ख़राब थे, स्पेशली ठाकुर द्वारा, रामनगर के बाद से, पहले से ठाकुर द्वारा और ये जितने इलाके थे, तब उस ज़माने में 7 घंटे 8 घंटे लगते थे, राइट। और हम 5 बजे भोर निकलते थे। अब कितना लगता है? अब 4 साढ़े 4 घंटे में आप आराम से पहुंच जाते हैं। सड़कें अच्छी हो गई हैं, हाईवे अच्छे हैं। तो पहला पड़ाव हमारा होता था गजरौला, जहाँ पे भजन का ढाबा एक है। अब तो गजरौला में मतलब मुझे लगता है कि दुनिया जहान के जितने भी रेस्टोरेंट हैं वो हैं वहाँ पे, दुनिया के जो भी नाम लें आप, जो शहर में देखते हैं सारे वहाँ पे, क्योंकि वो करीब 5 किलोमीटर का स्ट्रेच है जिसमें सिर्फ रेस्टोरेंट ही हैं, चाहे वो जो भी आप नाम लें। लेकिन अपन भजन के ढाबा पे रुकते तो उसके जो दाल, उनकी जो दाल मखनी होती थी और रोटी बहुत अच्छी होती थी। अब फ्लाईओवर बन गया है, जैसे ही वो गजरौला का फ्लाईओवर शुरू होता है, आप चढ़े ना, लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे, अभी भी है वो, तो हमारा पहला स्टॉपेज ब्रेकफास्ट का वही होता था। तो वहाँ पे सुबह सुबह ही दाल मखनी, क्योंकि 24 घंटे वो ढाबा खुला होता था, तो हम पराठे भी खाते थे, सैंडविच भी खाते थे, फिर आगे बढ़ते थे। फिर हमारा सफ़र
मुरादाबाद होते हुए ठाकुर द्वारा रामनगर पहुंचते थे। बुकिंग के वहाँ पे परमिट हमें लेनी होती थी ऑफिस से। बुकिंग तो उस समय ऑनलाइन बुकिंग नहीं होती थी, हाथ से भर के पर्ची से होती थी। तो हमने वहाँ पे जैसे बताया कि करण भाई, रंजीत भाई हमारे दोस्त हैं जो रिजॉर्ट भी चलाते हैं, जिप्सियाँ भी चलती, तो उनको हम बता देते थे। तो वो जा कर के पर्ची भर के परमिट ले लेते, लेकिन साइन हमें ही करना होता था। अच्छा। तो रामनगर के फॉरेस्ट ऑफिस जा कर के वो परमिट बोलते थे उसको, परमिट कलेक्ट करना होता था। परमिट कलेक्ट करते थे और अपनी गाड़ी वहीं खड़ी कर देते थे उनके रिजॉर्ट पे, क्योंकि अंदर हमारी बुकिंग होती थी। जंगल के जो रेस्ट हाउस होते थे, ढिकाला हो गया या गैरल हो गया, खिनानौली हो गया, सुल्तान हो गया, कांडा हो गया, सरदुली हो गया, जहाँ पे भी बुकिंग मिलती थी, तो गाड़ी वहाँ खड़ी करके फिर जिप्सी में हम सवार हो जाते थे। वहाँ से आगे बढ़ते थे डिकली, डिकली से फिर आ जाता था धनखड़ी गेट, जी। जहाँ से अब जंगल की जर्नी हमारी शुरू होती है। तो वहाँ पे चेकिंग वगैरह होती थी कि मतलब कोई आप ऐसी चीज़ें ना ले जाएं जैसे जंगल को, जैसे गन नुकसान हो वगैरह, सकता है। हाँ, करेक्ट। मदिरा पान की चीज़ें ना हो। जी जी। फिर वहाँ पे परमिट को दिखा करके वहाँ से एक ठप्पा लगता था कि अब आप अंदर जा सकते हैं। फिर वहाँ से हम अंदर, बहुत ही ऐसा नहीं कि हम हड़बड़ में होते थे हमें पहुँचना है, क्योंकि हम ऑलरेडी वहाँ पे पहुँचे हैं 12 बजे 1 बजे, जी। और नियम भी था कि आपको सनसेट से पहले अपनी जगह पे पहुँच जाना है। तो अगर ढिकाला से ही धनखड़ी से ही ढिकाला तक पहुँचने में करीब करीब 1.25 घंटे 1.5 घंटे लगते हैं, 1.25 घंटे। हम तो और लंबा लेते थे, क्योंकि हमारा सफारी वहीं से हम शुरू कर देते थे। अच्छा। वो एक फैसिलिटी थी आपके पास कि आप मॉर्निंग सफारी जैसे 6 बजे से 9 बजे तक होती है या 10 बजे तक, डिपेंड ऑन की समर है कि विंटर है, जी। और शाम की 2 बजे से लेके 4 बजे 6 बजे तक है। गर्मी होती 2 से 5:30, और गर्मी होती तो शायद 2:30 से 6, इतना ही होता था, जी। 5:45 6। तो उस टाइम पे जब आप एंट्री लेते थे तो वो टाइम आपके लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं होता था, क्योंकि आप अपने गेस्ट हाउस जा रहे हैं जहाँ आपने बुकिंग ली है। अच्छा। तो हम बिल्कुल धीरे धीरे जंगल को वहीं से एंजॉय करते हुए अपने गंतव्य पे, यानी यहाँ हमारी बुकिंग है वहाँ पहुँचते थे। और अगर ढिकाला है तो बहुत ही अच्छा होता था, यूजुअली मिल जाता था हमें। फिर हम सफारी पे निकलते थे, और कभी भी शुरू शुरू में मुझे बहुत था कि टाइगर टाइगर टाइगर, फिर बाद में लगा कि जंगल ही पूरा खूबसूरत है। बिल्कुल। सिर्फ टाइगर की वजह से नहीं, किसी हाथी की वजह से नहीं, पूरे जंगल की एक एक चीज़, चाहे वो बंदर भी मुझे उतने ही प्यारे लगते थे, ये थोड़ा लगते तब हैं। समझ आता है जब आप उसको करीब से देखते हैं। देख लेते हैं, या आपको लगता है यार कि ये एक ही चीज़ नहीं है ना। तो वो घूम करके हम आते थे। फिर गेस्ट हाउस पे जब हम लौट के आते थे तो कसम से बता रहा हूँ, हम दिल्ली की बात ही नहीं करते थे, हम उस जंगल की ही बात करते थे। बिल्कुल। अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करते थे। एक बार मैं आया था तो ये हुआ था, मैं वहाँ गया तो ये, तो जंगल की बात, तो पूरा एटमॉस्फेयर जंगल का होता था। फिर आप, अब तो बहुत फैसिलिटी हो गई है, तब वहाँ पे मोमबत्ती होती थी जिसके रोशनी में आपको रहना पड़ता था। आधी घंटे के लिए जनरेटर ऑन होता था, जेनसेट, सो दैट अपने आप कपड़े वपड़े चेंज कर सकते, बिस्तर वगैरह सही कर ले, और फिर हम सो जाते थे। फिर अर्ली मॉर्निंग सफारी पे जाना। तो आधे घंटे के लिए जनरेटर चलेगा, उसमें आपको अपना सब सेटअप बना लेना है, और क्योंकि फिर बंद हो जाएगा। 8 बजे के बाद खाना भी नहीं मिलता था, कैंटीन में अच्छा। बंद हो जाता था। तो खाना वाना खा लिया, जल्दी सो जाओ क्योंकि आपको जल्दी भी उठना है। अच्छा। फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग 5:30 बजे आपको तैयार हो जाना है, क्योंकि 6 बजे से राइड शुरू है। तो अपन 5 बजे उठ जाते थे, चाय वगैरह वहाँ मिल जाती थी सुबह। चाय बिस्किट खाया, अपना तैयार हुए, और जिप्सी में बैठ के फिर निकल गए। फिर वो 10 साढ़े 10 बजे लौट के आइए, अगर कुछ दिखा है तो बताइए कि भाई क्या क्या देखा। हाँ, फिर वो एक किस्सा बनता था। हर आदमी बहुत एक्साइटेड होता था। हाँ। हर आदमी को लगता था कि वो सबसे ज़्यादा खुशनसीब है, उसने अलग तरीके, एक ही टाइगर दिखा, लेकिन मान लीजिए 10 जिप्सियों को, राइट। तो किसी की जिप्सी पीछे से थी, किसी किसी की के आगे आगे से, की किसी थी, से हाँ। दाएं से, किसी की बाएं। तो जो फ्रंट पे खड़ा होता था वो तो ऐसा चौड़ में आता है जैसे लगता है टाइगर को उसने हाथों से पकड़ के वहाँ पे ले आया था, और वही बता रहा था कि मुझे सबसे अच्छा पोज दिया। हाँ। तो वो एक जुनून, एक खुशी जाहिर करने का एक तरीका होता था कि अरे मुझे जो दिखा आपको क्या दिखा। मैं तो उसको वहाँ पहले से देख रहा था, बिल्कुल पास से इनफैक्ट देखा। मैंने ड्राइवर को बोला, गाइड को, कि रुको, क्योंकि कॉल मैंने सुनी। अब वो पूरी कहानी गढ़ रहा है वहाँ पे। कॉल जो आई थी वो कमरपट्टा रोड पे थी, और मेरी गाड़ी वहीं थी, लेकिन मैं समझ गया कि ये जो नाला जा रहा है ना, उससे निकल के ये मोटा साल की तरफ निकलेगा। लेकिन क्यों क्यों उसको ड्राइवर और गाइड को भी बोलो, क्यों, मैंने कहा था ना, वो बेचारे बख्शीश के शिकर में, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ जी, आपने तो कहा ही था। तो
वो मैं घुमा के जिप्सी ले गया मोटरसाल पे, तब आपकी गाड़ी नहीं आई थी, लेकिन मैं वहाँ से आधे घंटे से वेट कर रहा था। आपको लगेगा अरे यार ये तो हमें ही मतलब। और फिर भाई साहब मैंने खुद बोला, मैंने कहा शांत हो जाओ, अब आ रहा है मामला सामने। और वही मामला मतलब टाइगर साहब सामने से निकल के चले आए। फिर मैंने देखा तमाम चीज़, लेकिन मेरी जो साइटिंग हुई जी वो कमाल की होगी। तो आपको लगता था यार इसने अच्छा देखा है, तो आपको थोड़ा सा गिल्ट भी होता था, आई विश कि मैं वहाँ होता। ये शुरुआती बात थी। फिर धीरे धीरे जब आप जंगल को हर सीज़न में देखा आपने, सर्दियों में, एक्सट्रीम गर्मी में, और कई ऐसे चांसेस हमें मिले, क्योंकि बाद में हम प्रोफेशनल फिल्मिंग करते थे, तो परमिशन हमें मानसून में भी मिल जाती थी। अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि आप जब प्रोफेशनल होते हैं तो आप कुछ गलती नहीं करेंगे ना, वरना आपको आजीवन बैन कर दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो टूरिस्ट नहीं होते थे हम, फिर एक वाइल्ड लाइफर होते थे और फिल्म मेकर होते थे। करेक्ट। तो उस मौसम में जाके जंगल को देखता तो अजीब ही दिखती थी। वाह, एक अलग खुशबू मानसून में जंगल का। और जंगल बहुत, उस टाइम पे जंगल में बोलूँगा खूबसूरत नहीं लगता था, खतरनाक लगता था। क्योंकि सड़कें ख़त्म, आप डर रहे हो ना कि अब सड़क दिख नहीं रही। और जंगल में जब मानसून में आप जाते हैं, जब चारों तरफ जंगल ही जंगल, लश ग्रीन फॉरेस्ट जिसको कहते हैं। Right. गर्मी में तो रास्ते बनाए जाते हैं, जंगल जब खुलते हैं तो रास्ते बनाए बनाए जाते जाते हैं। हैं कि ऐसे ऐसे रूट पूरा बनता है, जोन नंबर 1, जोन नंबर 2, 3, 4। मानसून में सब खत्म हो जाता है, सब कुछ एक जैसा, जिसको कहते हैं कि आप ब्लाइंड हो जाते हैं एक पॉइंट पे कि अब मैं कहाँ जाऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। आपको पता है इस जगह से 2 किलोमीटर दूरी पे ढिकाला है, लेकिन आपको सड़क ही नहीं दिख रही, रास्ता नहीं दिख रहा है। तो सब कुछ एक जैसा दिख रहा है, तो एक डर लगता था। लेकिन वहाँ पे फिर जो एक्सपर्ट होते थे, बताते थे। हाँ, जंगलात के लोग भी होते थे, वो लोग कि ऐसे नहीं, ऐसे अच्छा, ऐसे। उस दौरान आपने कभी क्या किसी जानवर को गुस्से में देखा? तब कैसा एक्सपीरियंस था? कोई घबराहट हुई होगी? हाँ, एक बार मतलब गुस्से में जानवर होगा, स्पेशली अगर टाइगर और हाथी, तो घबराहट नहीं है आपकी, मतलब फाकते उड़ जाते हैं। मतलब आपको समझ लगता गए है आप हाँ, क्या ये कहना आपके चाह रहे पापा वाला गुस्सा नहीं है कि डांट के छोड़ देंगे। तो किस्सा कुछ यूँ था कि बांधवगढ़ में हम थे, मानसून का टाइम था, और हम जिप्सी लेकर के, और एक गाइड साहब थे जो कि सरकारी गाइड मतलब थे, उनको लिया गया, और हमने प्रोफेशनल शो फीस वगैरह सब दी थी। तो हम गए अंदर, और मेरा ये था कि यार शूटिंग नहीं करेंगे आज, अच्छा। 2-3 दिन से कर रहे थे, और घूम के आते हैं आँख से जंगल, क्योंकि कैमरे के साथ रहो तो फिर आपके कैमरे दिमाग से ही में, देखते रह जाते हैं हाँ, आप। और दिमाग में आपके जंगल से ज़्यादा वो चल रहा होता है कि मुझे ये सीक्वेंस चाहिए, मुझे ये शॉट चाहिए, मुझे ये। तो मैंने कहा कैमरा छोड़ दो, आज लेंस से नहीं आँख से जंगल को देखा जाए। तो हम जिप्सी लेकर के आगे बढ़ गए, टीम थी, सबको डर भी था कि यार जंगल है, मानसून का मामला है, तो रहता है। क्योंकि मानसून में जब आप अंदर जा रहे हैं तो बाकी टाइम में आप जब होते हैं तो वहाँ 40 जिप्सियाँ होती हैं, हाँ, ऐसे कम होंगी बहुत। एक भी जिप्सी नहीं, अच्छा, अकेले ही। कोई नहीं, आप अकेले जा रहे हैं जंगल में, सुनसान बियाबान जंगल में, जहाँ पे आपको पता है कि टाइगर है। और उस समय उनका बिहेवियर अग्रेसिव होता है, बिल्कुल। क्योंकि जब टूरिस्ट होते हैं तो यूज्ड टू हो जाते हैं कि ये जिप्सी आ रही है, टूरिस्ट आ रहे हैं। राइट। बट उस टाइम पे जब मानसून है, पिछले 15 दिन से कोई गाड़ी नहीं आई, हाँ, तभी उन्होंने गाड़ी देखा, देखकर वो अट्रैक्ट भी होता है हाँ, और वो फ्रीली घूम रहे हैं, तो और हमला कर सडनली वो सकता आपको देख ले तो वो चार्ज तो बनता है। है। चार्ज इन द सेंस कि हमला नहीं कर रहा है, बस डरा रहा है कि भागो यहाँ से, मुझे डिस्टर्ब मत करो। महामन जगह है वहाँ पे बांधवगढ़ में, वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ की एक टाइग्रेस थी, महामन टाइग्रेस उसका नाम था। और मुझे अच्छे से पता था कि वो अपने 3 कप्स के साथ वहाँ पे डेरा जमाए हुई हैं, यानी अपने इलाके में हैं, मस्त हैं, खुश हैं, और उनके बच्चे भी ठीक ठाक। एक साल महामन उनका नाम भी था और महामन उसी एरिया में भी इलाका महामन था, इसलिए उनका नाम महामन टाइग्रेस रखा गया था। तो 3 बच्चे 1-1 साल के, तो हमें पता था। तो खैर हम वहाँ खड़े थे, एक तिराहा टाइप का जो कि दिख नहीं रहा था, लेकिन हमें पता था कि ये तिराहा है, और चुपचाप गाड़ी बंद करके हम आराम से जंगल को एंजॉय कर रहे थे। और बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रहा था, क्योंकि क्या बोलते हैं उसको, पल्पिटेशन। मानसून में जो हो जाता है वो मॉइस्चर ओके। बहुत ज़्यादा था, ह्यूमिडिटी सॉरी बहुत ज़्यादा थी, तो हम पसीने पोछे हुए थे और चुपचाप से जिप्सी में बैठे हुए थे। अच्छा लग रहा था। आप जंगल में किसी भी उसमें आपको फ़र्क नहीं पड़ता,
सडनली एक चीतल की कॉल आई अच्छा। दूर से। तो चीतल की कॉल मतलब कि टाइगर है। सबने कहा कि सर चलते हैं सर। मैंने कहा, "एक आस-पास ही है सेकंड, हाँ।" टाइगर्स। हम कि 2 मिनट रुको, हो सकता है अच्छा लग रहा तो साइटिंग हो जाएगी। यूजुअली मानसून में साइटिंग अच्छी होती नहीं है क्योंकि घना जंगल होता है। टाइगर आपको एंटरटेन करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं तैयार रहता। नहीं होता, बिल्कुल। तो मैंने कहा किस्मत अच्छी है, हो सकता है दिख जाए। तो फिर कॉल और करीब आने लगी, कूं 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 जैसे चीतल बोलती है। तो बिल्कुल अब करीब था मामला, 100-150 मीटर पे। हुँ। सडनली महामन टाइगर सामने आई और उसके 3 बच्चे ऐसे ही खेलते कूदते उसके आगे पीछे चले आ रहे थे। वाह! डर तो मुझे भी लगा कि साहब एक नहीं है 4 हैं, और टाइगर्स बच्चों के साथ यानी एग्रेसिव बहुत होती है। हुँ। अब क्या होगा? तो मैंने कहा हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम तो चुपचाप बैठे। आज तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ स्टिल कैमरा एक मेरे पास था। हुँ। तो मैंने कहा चुपचाप रहो। टाइगर इतने समझदार होते हैं कि वो पूरे माहौल से ये पता लगा सकते हैं कि उनको खतरा है या या नहीं है। नहीं है। बिल्कुल, तो जज कर उन्होंने, सकते हैं। महामन टाइगर्स ने हमें पाया कि उनको हमसे कोई भी खतरा खतरा नहीं है। नहीं है। और थैंक्स टू हर, उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें अलाउ किया कि तुम लोग यहीं रुको, मैं और करीब आती हूँ। और वो उनके बच्चे चले आ रहे हैं और तिराहे के पास। तिराहे के पास सामने से उसमें हल्की सड़क भी दिख रही थी क्योंकि मानसून की शुरुआत था। जी, वो जी, तो जी। एकदम से लश ग्रीन वो नहीं था। और वो सामने से चली आ रही है और मैं थोड़ा उत्साहित हो गया कि मैं एक फ़ोटो क्लिक करूँगा हुँ। आई लेवल पे, इन द सेंस कि मैं बिल्कुल आँख में देख के फ़ोटो खींचूँगा। यूजुअली आप जिप्सी पे जब खींचते हैं तो तो वो थोड़ा ऊपर ऊपर से, से ही हाँ, फ़ोटो हाँ, आपको दिखती है। टॉप शॉट। तो मैं बिल्कुल जिप्सी से लटक गया नीचे की तरफ। जिप्सी के पीछे जो होता है, हुँ। ऑलमोस्ट बम्पर पे ही बैठ कर, ज़मीन में पैर नहीं रखा क्योंकि रूल्स के खिलाफ है और ख़तरा है। हुँ। ज़मीन पर उतरे तो आपकी मौत हो सकती है अगर उनको गुस्सा आ गया तो। तो लटका हुआ मैं अपना फ़ोटो खींच रहा हूँ, क्लिक क्लिक क्लिक। और यकीन मानिए जमशेद भाई, वो आई महज 2 फुट की दूरी पे क्रॉस 2 की, फुट की 2 दूरी, फुट, अरे बाप रे! ज़्यादा से ज़्यादा। दूसरे उनके बच्चे, तीसरे, चौथे, फिर वो जिप्सी के आगे जाकर के एक छोटा सा, क्योंकि पानी बहुत होता है उस टाइम पे, तो एक वाटर होल था, उन्होंने पानी पिया। कमाल की फ़ोटोग्राफी मैंने की और तबीयत गार्डन। बाकी लोग डरे हुए कि कुछ आज हो के रहेगा। फिर वो चले गए अपने रास्ते, हम भी अपनी गाड़ी स्टार्ट की, धीरे-धीरे अपने रास्ते बाहर आए। हुँ। वो जो मैंने देखा कि वो गुस्सा कर सकती थी और उस दिन अगर का गुस्सा उनका होता, चार्ज होता, तो वो यादगार नहीं होता, हाँ। शायद मैं यादों में होता। तो ये एक था। एक बार रणथंभौर में थे हम, तो कई बार क्या होता है कि जंगलात के साथ हमारे अच्छे रिश्ते होते हैं और जंगलात वाले तो हमेशा पेट्रोलिंग करते हैं, दिन में, रात में, हर समय। जी, जी। तो एक साहब थे, मैं नाम नहीं लूँगा, ऑफिशियल मतलब वो वहाँ के रेंजर थे। तो उन्होंने कहा कि 2 टाइगर दिख नहीं रहे हैं, तो बड़ा परेशानी हो रही है, ढूंढ रहे हैं हम लोग। हुँ। तो हमने रिक्वेस्ट किया कि क्या हम भी आपके साथ आ सकते हैं? तो और हमारी परमिशन, शूटिंग परमिशन होती थी लेकिन रात की तो नहीं होती थी। बिल्कुल। बट हम जेन्युइन थे, तो उन्होंने कहा आइए आइए बैठ जाइए। तो हम गाड़ी में बैठ गए। तो रणथंभौर में हम अपने जा रहे हैं, रात के अंधेरे में जिप्सी की लाइट जल रही है और वो अलग एक्सपीरियंस था हमारे लिए। जिस जंगल को आपने सिर्फ दिन में देखा है, आज रात में देख रहे रात हैं। में देख रहे हैं। तो हम जा रहे बदला-बदला लग रहा होगा बिल्कुल बिल्कुल। और हालत भी ख़राब थी कि कुछ भी हो सकता और है क्योंकि आपको जो रास्ते दिन में याद है, वो रात में बिल्कुल और नहीं नहीं समझ में बिल्कुल आते नहीं, हैं। बिल्कुल हमें नहीं पता था, लेकिन वो जंगलात वाले रोज़ पेट्रोलिंग करते हैं, उनको उनको रास्ते तो पता पता थे। ही होगा। हाँ। और हमारे साथ ये था कि दोपहर में जब आप होते हैं, दिन में यानी सुबह या दिन में, तो आप पूरा जंगल देख सकते हैं चारों तरफ से 360 पे। वहाँ तो जहाँ जिप्सी की लाइट पड़ रही है बस सिर्फ वही वही दिख दिख रहा है। सकता है, करेक्ट। अब मेरे पीछे क्या आ रहा है मुझे नहीं पता, मेरे दाएं क्या है, मेरे बाएं क्या है। तो एक डर बहुत ज़्यादा था। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम पहुँचे और थोड़ी चढ़ाई थी, तो वो दोनों टाइगर रोड पे लेटे हुए थे। हुँ। तो जिप्सी ड्राइवर ने ब्रेक मारा, उसने कहा कि साहब ये वही हैं जिनको पेट्रोलिंग में हम लोग ढूंढ रहे हैं और पिछले 4 दिन से ये नहीं दिखे और भूखे भी लग रहे हैं। बाप रे! तो मेरी हालत ख़राब। तो रेंजर साहब, तो उन्होंने कोई दिक्कत नहीं, आगे रेंजर साहब बैठे, ड्राइवर बैठा था। वो अपने खेलने के मूड में, उनको रोशनी लगी वो, तो रेंजर साहब ने बोला कि लाइट बंद कर दो।
तो लाइट बंद किया तो मैं चीख पड़ा, मैंने लाइट ऑन कर दो भाई क्योंकि डर लग रहा है। तो उन्होंने लो बीम, क्योंकि वो एक लौती लाइट वही तो थी। वही लाइट थी, हाँ? ऑन किया तो वो बिल्कुल लाइट के पास ही दोनों खड़े थे। उन्होंने लाइट को सूंघा, स्निफ जैसे करते हैं वो किया। फिर वो जिप्सी के गोल गोल घूमने लगे, मेरी तरफ आ गए। रेंजर साहब को तो आगे दरवाजे होते हैं, पीछे तो दरवाजा ही नहीं था। उन्होंने बिल्कुल करीब से स्मेल किया मुझे। मैंने कहा अब कहाँ फंस गया मैं कहाँ का बवाल उठा लिया सर पे। फिर वो घूम करके दूसरी तरफ से गए। करीब 1-1.5 घंटे हम वहीं पे फंसे रह गए क्योंकि रास्ता ही नहीं दे रहे थे वो। और आप हॉर्न भी जा नहीं सकते आप। ना 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 आप रेस करके निकाल भी नहीं सकते क्योंकि वो कुछ भी दौड़ा सकते कर देते। हाँ, कुछ भी कर सकते थे। अच्छा, हर जंगलात में टॉप पे, मतलब पहाड़ियों पे, जंगल पे चौकी होती है जी। जहाँ से वो निगरानी रखते हैं। तो हमें वायरलेस भी आया मैसेज कि कोई एक जिप्सी वहाँ पे काफ़ी देर से लाइट जला खड़े। फिर रेंजर साहब ने, मैं हूँ, मतलब उनको लगा कहीं अच्छा, पोचर या अच्छा। कोई उदंड आदमी जो है हाँ, उसमें हाँ, नहीं जंगल है में वहाँ चला पे। गया हो। करेक्ट। तो वो पूरा करीब 1.5 घंटे का मंजर था जो बाद में मुझे लगा कि मैंने क्या देखा, लेकिन उस समय देख रहा था कि मैं क्यों देख रहा हूँ क्यों यार। देख रहा हूँ, ये तो है। वो डर उस वक्त तो घबराहट होती है, बहुत लेकिन ज़्यादा। बाद में, और ऐसे ही जिन लोगों से आप मिलते हैं फिर बाद में आपको वो कैरेक्टर के तौर पे याद रहते आज हैं। जैसे मैं आपको सुना रहा हूँ हाँ, तो ये इसलिए सुना पा रहा हूँ क्योंकि मेरे जहन से हट ही नहीं सकता। बिल्कुल। ऐसे ही एक शख्स है जिनका नाम आप अक्सर लेते हैं, मोहन सिंह रणथंभौर वाले। अरे कमाल के हैं। उनका उनका थोड़ा तबसरा बताइए कुछ, कौन साहब थे वो, और बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, मैं चाहता हूँ सब लोग सुने। मोहन सिंह एक लेजेंडरी आदमी, मतलब महान आदमी है मैं कहूँगा। हम्म। पहले वो गार्ड हुआ करते थे और उनको जो मशहूर टाइगरिस मछली थी जो अब नहीं है, रणथंभौर की, क्वीन ऑफ रणथंभौर भी उन्हें कहा जी, जाता जी, था। जी। आखिरत में मोहन सिंह ने उनको देखा था, मतलब उनकी देखभाल मोहन सिंह के सुपरविजन में थी। मोहन सिंह अभी ठीक ठाक पोजीशन पे भी आ गए हैं, लेकिन मैंने उनके बिहेवियर को जो देखा, मतलब वही चीज़ कि जंगल में चुंबक होता है, जंगल एक नशा है, ये मैंने उसमें देखा पागलपन, राइट। जुनून। कि वो उनका घर सवाई माधोपुर में अच्छा खासा पक्के घर, जी। ड्यूटी खत्म आप घर आके रह सकते हो, वो जंगल के अंदर ही लेकिन टेंट मैं लगा वहीं रहूंगा मैं। टेंट लगा करके। बाप रे। मोहन सिंह बोले हुकुम हमें अच्छा नहीं लगता वहाँ। बोले हुकुम हमारी तबीयत खराब हो जाएगा वहाँ शहर में, जबकि माधोपुर ऐसा दिल्ली जैसा हाँ, भीड़ भाड़ अच्छा वाला खासा डेवलप्ड है। डेवलप्ड है, लेकिन दिल्ली में तो हमारे हर कदम पे, वो जी, तो जी, सवाई जी। माधोपुर से थोड़ा दूर आगे निकलेंगे तो आपको सुनसान जगह मिलना शुरू हो जाता है, बिल्कुल। जंगल ही है पूरा। बट उस आदमी को घर नहीं रहना, क्योंकि मोहन सिंह जी को जंगल पसंद है, जंगल के लिए जान दे सकता है वो आदमी, मतलब पागलपन की हद तक, ड्यूटी के लिए ऑनेस्ट। और कहीं से भी जंगलात के लोग जो होते हैं वो चाहे बहुत पैसे कमा सकते हैं दूसरे तरीक़ों से। मोहन सिंह बिल्कुल वैसे नहीं, ईमानदार, कर्मठ और फुल ऑफ एनर्जी, कोई डर नहीं। वो पैदल ही घूमते रहते थे, टाइगर सामने गया तो आगे, मतलब उनके लिए टाइगर कुछ भी नहीं था, बिल्कुल। दोस्त था बस, कोई डर नहीं, कोई फियर नहीं। और टाइगर को ट्रैक करने की उनकी महारत हासिल थी। बड़े बड़े जो फिल्म मेकर, वाइल्ड लाइफर जाते थे, दे प्रेफर मोहन सिंह कि वो एक टाइगर को ट्रैक करने में अहम भूमिका निभाते थे। मोहन सिंह सुपर फिट। जब मैं मिला था तो वो उनकी उम्र 45 के ऊपर रही होगी, मे भी 50 रही होगी, बट सुपर फिट, पेट वेट कहीं से कुछ नहीं, घुटनों में दर्द नहीं, चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर पेट्रोलिंग करके आ रहे हैं मोहन सिंह को, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो मुझे बहुत पसंद थे। इंसानों से बात करना ही पसंद नहीं करते थे। हाँ, ऑफिस मोबाइल फ़ोन छोटा वाला वो रखते थे जो जिससे सिर्फ बात हो सकती है, कीपैड वाला, वो भी बात सिर्फ ऑफिसर लोग कर लिए बस। बाकी वो मैंने उनको कभी डायल करते नहीं देखा होगा किसी अच्छा। को, जेब में पड़ा है बस। मोहन सिंह अपना अकेले जंगल में बियाबन, क्या मिला मोहन सिंह? हुकुम यही अच्छा लगता है मुझे। क्या अच्छा लगता है? हुकुम, जंगल, आवाज़, यही मेरी ज़िंदगी है, इससे दूर नहीं रह सकता। वाह। टेंट लगा करके अपना खाना बना के वहीं पड़े रहते थे, 24 जुनून है। घंटे की ड्यूटी में, जुनून। तो मोहन सिंह को भी हम अपने शो में बुलाएंगे, मेरी बात हुई है उनसे, वाह। उनके किस्से कमाल कमाल के निकल के आएंगे। जाहिर है उन्हें तो बहुत फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। बल्कि मछली जब आखिरत में थी अपने, तो एक जगह है जिसका नाम है आमा घाटी, रणथंभौर में ही, वो कोर एरिया है जहाँ पे टूरिस्ट वगैरह अलाउड नहीं होते हैं, तो मछली को वहाँ रखा गया था उस इलाके में।
और उनको बेट यानी खाना दिया जाता था। बहुत बूढ़ी हो गई थी वो। उनके मैंने बताया था कि क्रोकोडाइल के साथ जो फाइट हुआ था, जी जी जी, उनके मशहूर है 3 बहुत। केनाइन टूट गए थे और एक बाद में वो भी, तो कैटरैक्ट हो गया था। मेरे जो ट्विटर पे जो फोटो लगी तस्वीर हुई है है वो, वो देखिए। मछली की है, जिसमें एक आंख आप देखेंगे तो वैसी है। तो उस समय मैंने मोहन सिंह के एक्सपर्टाइज को देखा। हम गए और एक जानवर था जो ऑलमोस्ट किसी जानवर ने मतलब पीछे से खा रखा था पूरा, तो ऑलमोस्ट मर गए थे वो। तो हुआ कि मछली को बेट डाल देते हैं, तो लेके गए जंगलात वाले, मैं भी उनके साथ था। तो एक प्लेन एरिया था पहाड़ी के ऊपर ही, वहाँ पे उसको रख दिया गया कि मछली आएगी। तो मैंने कहाँ आएगी, तो ऊपर से पूरा ऐसे रेंज दिख रहा है आमा घाटी का। तो मोहन सिंह उतरे, आवाज़ लगानी शुरू की, आया आया आया, ऐसे मुंह करके, और पूरा वो इको हो रहा है। फिर दोबारा आया। मैंने कहा क्या कर रहे हैं मोहन सिंह जी? अरे वो कर ही रहे थे, इसीलिए वो मछली को आवाज़ दे रहे थे। और मैंने देखा मछली दूर से चलती हुई चली आ रही है, 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 और बिल्कुल हमारे करीब क्योंकि भूखी थी वो बेड पे अपने लग गई, खाना शुरू कर दिया। तो मोहन सिंह और मछली, मतलब आखिरत में मछली उनकी इतनी अच्छी दोस्त बनी, एक आवाज़ पे चली आती थी। वाह, क्या बात है। तो ऐसे लोग हैं जंगलात के, जिनको हमें अपने शो में भी बुलाना चाहिए, ना सिर्फ बुलाना चाहिए, उनकी बात करनी चाहिए, ताकि लोग कभी रणथंभौर जाएं बिल्कुल तो मोहन सिंह जी को ज़रूर पूछिएगा कि मोहन सिंह कौन है। बिल्कुल। जब आप ये बात कर रहे थे कि मछली की आखिरत वाली, उससे एक सवाल मेरे जहन में ये आया कि जंगल में जब कोई टाइगर या कोई और जानवर जब बीमार पड़ता है, तो क्योंकि जैसा आपने बताया कि जंगलात वाले बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते हैं, वो नेचुरली उसको डील करने देते हैं, तो जानवर वगैरह क्या अपना इलाज करते हैं? किस तरह से वो अपनी रेमेडीज़ को निकालते हैं नेचर से? देखिए, जंगलात वाले तब जाते हैं जब बहुत दिक्कतें बढ़ जाएं। जी। जैसे 2 टाइगर आपस में झगड़ा कर बैठे, एक दूसरे को इंजर्ड कर ले, तो उनको लगता है बट जंगल में किसी को ज़रूरत नहीं है, वो अपनी इलाज खुद से कर ले। मैंने देखा है टाइगर को, एक बार मैंने देखा वो अजीब सा बिहेव कर रहा था, उसने वॉमिट की। तो मैंने कहा ये वॉमिटिंग क्यों कर रहा है, इसकी तबीयत खराब? बोले नहीं, अब तबीयत सही हो रही है। वहाँ के गाइड ने मुझे बताया, जंगलात के लोगों ने। तो जब टाइगर बीमार होते हैं, या कई ऐसे जानवर आपने देखा होगा, कुछ डॉग्स होते हैं वो भी, वो घास खाते हैं, एक पर्टिकुलर घास को वो खाते हैं एज ए दवाई, और उससे वॉमिट कर देते हैं। तो जो भी उनके पेट में गंदगी है वो बाहर निकाल देते हैं। तो वो अपना इलाज खुद से कर क्या लेते हैं। बात है। उनको नेचर के अंदर, जैसे आज भी इंसान क्या है, ये जड़ी बूटी जो हम खा रहे हैं सब वहीं से आया है ना। दवाइयाँ कहाँ से बनी हैं? नेचर से। हम तो ढूंढते हैं, उनको तो पता है कि ये वाली पौधे से नुकसान हो सकता है खाने से। या जानवर जो पत्ते खाते हैं, क्या सारे पत्ते खाते हैं? नहीं, नहीं खाते, उन्हें पता है कि कौन से खाना है, कौन से कौन सा खाना है नहीं कौन सा नहीं खाना है। हाथी को पता है, हिरन को भी पता है, हर बिल्कुल। पत्ता थोड़े कि जो मिला वो खा लेंगे। हम इंसान तो खैर कुछ भी खाते हैं, उनमें ऐसा नहीं है। वो अपनी दवाई को भी उन्हीं पेड़ पौधों के बीच में ढूंढ लेते हैं और अपना इलाज खुद से कर लेते हैं। वाह। ये मैंने टाइगर को करते हुए देखा था। इसके अलावा आप जैसे जिक्र कर रहे थे जिम कॉर्बेट साहब का, तो वैसे तो हमने एपिसोड में कवर किया है, उनके ऊपर बातचीत की है, पर वो क्या बहुत बड़ा बहुत, सब्जेक्ट हाँ, है। एक बड़ा तवील है, क्या कुछ और है जो बता सकते हैं उनके बारे में, जो इंटरेस्टिंग बातें हमें नहीं पता है? देखिए, कॉर्बेट साहब के बारे में जितनी बात की जाए कम है, और मैंने कहा कि उनके बारे में जब बात होगी तो एक दो नहीं 10 एपिसोड भी कम पड़ेंगे। कॉर्बेट साहब का जो पूरा योगदान रहा है कंजर्वेशन के लिए, वो काबिल तारीफ तो है ही, जी बट इंसान भी वो बहुत कमाल के थे। उन्होंने छोटी हल्द्वानी अगर आप जाएं कभी, जी जो कि ठीक काला ढूंगी एक जगह है जहाँ से नैनीताल की पहाड़ियाँ शुरू होती हैं, जी वहीं पे छोटी हल्द्वानी, एक हल्द्वानी है उत्तराखंड में, एक छोटी हल्द्वानी है जो कि कॉर्बेट का गांव भी कहते हैं। जी तो यहाँ पे अगर आप जाके, वहाँ पे जाके अगर आप देखें, उनका म्यूज़ियम भी है, लेकिन मैं कहूँगा गांव जाइएगा अंदर, और उनका घर जहाँ वो रहा करते थे अपनी बहन मैगी के साथ। जी उनकी एक बहन थी मैगी, तो मैगी ने अपने कॉर्बेट साहब ने बुक में लिखा थी, मैगी कहती थी कि दुनिया का सबसे खूबसूरत सनसेट जो कि ऊपर होता था, वहाँ से ऐसे दिखता है, वो यहीं का है। क्या बात है। और
उस ज़माने में जो जंगली सूअर होते थे वो जो किसान वहाँ के थे उनका बहुत नुकसान कर देते थे खेतों का। तो उन्होंने बाउंड्री बनवाई। अगर आप एंड में जाके देखेंगे तो जिम कॉर्बेट साहब ने बाउंड्री बनवा दी गाँव वालों के लिए। और जब वो भारत छोड़ के जा रहे थे तो उन्होंने अपना घर, अपना सब कुछ गाँव वालों को दे दिया। क्या न सिर्फ ये किया बल्कि जब वो ये इंडिया में नहीं थे तो लोग उन्हें ख़त लिखते थे कि हमें ये ज़रूरत है, तो तब भी उनकी मदद किया करते थे। तो एक अच्छे वाइल्ड लाइफर से ज़्यादा, कंजर्वेटर से ज़्यादा वो अच्छे इंसान भी थे। बिल्कुल। तो जिम कॉर्बेट साहब की जब बात आती है तो मुझे मतलब साक्षात नज़र आते हैं वो, कि जो हमने उनकी बात की थी मैनेटर ऑफ रुद्रप्रयाग और मैनेटर ऑफ पनार, तो उनके हौसले और उनकी हिम्मत को भी दाद देनी पड़ेगी। तो बहुत ही मतलब हिम्मत वाले इंसान थे। तो हिम्मत तो था ही, साथ में उन्होंने माइनिटर्स को मारा, क्योंकि उस समय वो बहुत, मैंने बताया 400 लोग को बहुत ज़्यादा, तो वो ज़रूरी था। रुद्रप्रयाग वाला ही कितना खतरनाक था। हाँ, तो वो ज़रूरी था। बट उनकी पर्सनालिटी को देखिए तो इतनी हिम्मत थी उनमें। वो आज हम कहते हैं हिम्मत है शेर से लड़ के दिखाओ, तो उन्होंने दिखाया था। और बेवजह उन्होंने, पहले वो शिकारी हुआ करते थे एक ज़माने में, बाद में फिर वो कंजर्वेशन के लिए उनके पिताजी के बारे में आप बता रहे थे कि बिजनेसमैन थे, वो कारोबारी थे। तो जिम कॉर्बेट साहब पे मैं सोच रहा हूँ कि 1-2 एपिसोड बीत जाए, फिर मैं तसल्ली बख्श उन पे एक और एपिसोड किया जाए, उनकी किसी और बुक को लेकर के हम बात की जाए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। पर्सनली मैं नहीं उनसे मिला हूँ, पर लेकिन एक शिकारी के लिए क्या उसके जहन में चलता होगा जब वो उस रात को। इंसान फितूरती है, मतलब फितूर इसके दिमाग में आ गया, वो घटिया तो होता ही है। तो उसको मज़ा आ रहा है कि मेरा निशाना बड़ा अच्छा है, तो शिकार कर रहे हैं, उसको दिखाना है ज़माने को मैं शेर मार सकता हूँ, मैं हाथी मार सकता हूँ, जब कुछ नहीं मार सकते। बंदूक छीन लो। समहाउ इसको गलत तरीके से इसको वीरता से जोड़ दिया गया है। राजा महाराजा क्या करते थे, एक दिन में गए 10 टाइगर मार दिए। मतलब आप जा करके एक दिन में हज़ारों की संख्या में आपने चिड़िया मार दी। भरतपुर पे हमने बात की थी। एक दिन में आपने जाके इतने हाथी मार दिए, इतने हिरन मार दिए। क्यों? दिखाना चाहते कि हम बहुत ताकतवर हैं। अबे बेवकूफ़, अगर तुम्हारी बंदूक और भालाएं छीन ली जाती राजाओं की, उसको हाथी से उतार देते तो उनको हिरन सींग भोग के मार देते। उनको टाइगर तो बहुत दूर की चीज़ है, उतने में हालत ख़राब हो जाती। ये कहाँ की मर्दानगी दिखा रहे हो और तुम कहाँ की ताकत दिखा रहे हो, बेजुबान को मार दे रहे हो। वो तस्वीरें हम लोग देखते हैं ना कि आज भी देखिए लोग कि वो पैर रख के खड़े हुए हैं उसके ऊपर और बहुत शान से दिखा रहे हैं कि देखो इसको मैंने मारा है। उस समय खाली हिल जाए थोड़ा सा ना तो वो भाग जाएगा। तो ये बेवकूफ़ी भरा कायराना हरकत को हम लोग बोलते थे कि ये मर्दानगी है, ये हीरोइज्म है, कि ये देखिए साहब हमने इतने टाइगर मार दिए। बेवकूफ़ किस्म के इंसान थे। पर ये अच्छी बात है कि उनकी बात की जनरेशंस में अब बहुत अवेयरनेस आ रही है। बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं, अब कानून इतने सख्त। कानून तो है ही है, लेकिन लोग थोड़ा जंगल के लिए उनके अंदर मोहब्बत आ रही है। इंसान को छोड़ दिया जाए कि आपका गन के लाइसेंस फ्री किए जाते हैं, आप जाके शिकार कीजिए, तो 10 आदमी होंगे जो बोलेंगे मत करो और 90 लोग बोलेंगे करना है। जब एक मैन ईटर कहीं पे होता है, मैंने देखा है, तो सरकारी हंटर्स होते हैं, जैसे उत्तराखंड में लखपत सिंह रावत हैं, और एक ठाकुरदत्त जोशी जो कि जिनको मिनी कॉर्बेट भी बुलाते थे, वो खुद से बुलाते थे अपने आप को, क्योंकि वो कॉर्बेट को जानते थे। तो उनके अलावा मैंने देखता था कि उस इलाके के बड़े बड़े शौकिया बंदूक रखने वाले लोग जिनको लाइसेंस, वो आकर के पैरवी लगवाते थे ऑफिसर से, बड़े अधिकारियों से, कि साहब हमको भी छोड़ दो ना, हम भी जा करके। मतलब एक अपॉर्चुनिटी दिखती है। ऑफिशियली नहीं मार सकते तो अनऑफिशियली, नहीं अनऑफिशियली नहीं मार सकते, तो ऑफिशियली एक चांस दिख रहा है कि एक मैनेटर को मैं भी मार सकता हूँ। तो उस समय जंगलात वाले कई लोग को अलाउ भी कर देते, अच्छा ठीक है भाई, इस समय तो मारना हमारी प्रायोरिटी है, क्योंकि इंसानों को बड़ा खतरा हो रहा है। तो चलो आइए साहब, इसी बहाने अपने शौक भी पूरा हो जाएगा। वो अपनी बंदूकें चमका के लेके घूम रहे हैं। तो इंसान से घटिया तो कोई हो ही नहीं सकता। तो जो आप कह रहे हैं कि लोगों में आ गया, बिल्कुल नहीं आया है। ये कानून इतने सख्त है, मैं कह रहा हूँ 10 लोग जंगल में खड़े हों, कम से कम 2000 लोग आ जाएंगे, हमें मारना है जी, शौक है। ये सिर्फ कानून है जिसने रोक रखा है। अफ्रीका में आप जाइए, वहाँ पे वो अलग तरीके से सब चीज़ों को मैनेज करते हैं। जैसे एक पर्टिकुलर एरिया में सपोज 100 हाथी हैं, तो उनको पता है कि इस जंगल की कैपेसिटी 100 हाथी की है जी। तो अब मान लीजिए 110 हो गए जी, तो 10 को मारने का ऑर्डर देते हैं वो। तो उसमें वो क्या करते हैं कि रईसों को इनवाइट करते हैं
कि शर्त ये कि एक बुलेट में गिराना है, यानी तड़पा के नहीं मारना है, हेडशॉट देना है और इतने लाख डॉलर आपको देने हैं या इतने पैसे देने हैं। तो अच्छे अच्छे रईस अपनी बड़ी बड़ी गन लेके पहुँचते हैं और ठक उसको उड़ाते हैं, फिर उसके बाद बंदूक रख के फ़ोटो खिंचाते हैं। क्या वाहियातपना है यार, क्या वाहियातपना है। बिल्कुल जाहिर है। तो इंसान के बारे में बात तो किया ही मत कीजिए शेर खान में आप, कि घटिया है, घटिया ही रहेगा। तो ये था शेर खान का एक ख़ास एपिसोड जो आपको उम्मीद है पसंद आया होगा। बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिली होंगी। अचानक हमारे कपड़े चेंज हो गए इसलिए क्योंकि हमने ये जो एपिसोड था ये पहले शूट किया था और कमेंट्स हमारे पढ़ने रह गए थे, पर कमेंट्स और चिट्ठियाँ भी उतनी ज़रूरी हैं, तो उसे करने के लिए वो हम अब रिकॉर्ड कर रहे हैं थोड़ा वक्त चुरा कर दफ्तरी ज़िंदगी से। और पिछले हिस्से में आपने देखा होगा कि खान साहब ने जो है जैकेट पहनी थी। वो तबीयत सही नहीं थी, बुखार वगैरह था, तो ठंड यहाँ ज़्यादा थी। तो अभी दोनों लोग फिट हैं, ठीक हैं और आप लोगों की चिट्ठियाँ हमारे सामने हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं चिट्ठियों को पढ़ना, क्योंकि चिट्ठियाँ ही बनाती हैं जंगल को जिंदाबाद। तो पहली चिट्ठी जो है वो प्रगति सिंह की आई है, जो कहती हैं कि आप दोनों को नमस्कार। नमस्कार। मैं प्रगति राठी, मेरठ, उत्तर प्रदेश से जी इतने एपिसोड्स में देख चुकी हूँ और अब आप दोनों के नाम भी याद हो गए हैं, आसिफ खान उर्फ शेर खान उर्फ खान चा और जमशेद कमर सिद्दीकी। मैंने पहली बार आपका ये एपिसोड अपने हस्बैंड के रिकमेंडेशन पर सुना था और उन्होंने कहा था कि देखने से ज़्यादा एयरफोन लगाकर सोने से पहले बस सुन लो तसल्ली से। तो मैंने वैसे ही किया। तब से अब तक मैं इन एपिसोड्स की फ़ैन हूँ और जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं और भी अच्छा महसूस करती हूँ जंगल के बारे में सोचकर। ये मेरा तीसरा मैसेज है। इससे पहले भी मैंने 2 बार मेल किया था और आपसे बहुत प्यार से आपने उन मैसेजेस को पढ़ा भी है। जैसे ही मैं अपना नाम सुनती हूँ मैं तुरंत अपने हस्बैंड को सुनाती हूँ और हमें बेहद खुशी महसूस होती है। और हम भी अक्सर जंगल एनिमल्स, बर्ड्स की बातें करते हैं और अब पहले से ज़्यादा नेचर और क्रिएचर्स को देख पाते हैं। शायद ये पूरा असर इन एपिसोड्स के सुनने का है, इसलिए आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप यूं ही इसे हमेशा चलाते रहना। प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि कभी बंद मत करना। आपके माध्यम से मैं ये उन सभी दर्शकों से कहना चाहती हूँ कि आप सब इन एपिसोड्स को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट भी किया करो, क्योंकि शायद सुनते सुनते सभी जंगल में खो जाते हैं और लाइक करना भूल जाते हैं। और हाँ, मैं बताना ही भूल गई, मेरे हस्बैंड हैं मिस्टर विपुल पंवर, 3 ताल को लगातार सुनते रहते हैं और मैं शेर खान को। थैंक यू। ये है प्रगति जी। अरे प्रगति जी, बहुत खूबसूरत ख़त आपने लिखा और आपके साथ साथ आपके हस्बैंड को भी बहुत बहुत शुक्रिया है हमारी तरफ से कि 3 ताल शेर खान वो सुनते हैं और आपको उन्होंने रिकमेंड किया। और आप जैसे लोग हैं तो शेर खान का शो भी रहेगा। बिल्कुल। तो ऐसे ही आपका प्यार मोहब्बत जो है वो हमारे शो पे बना रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगली चिट्ठी है साउथ वेस्टर्न रेलवेज FC बाय अभिनव, इस नाम से लिखते हैं। हाय आसिफ सर एंड जमशेद सर, आई हैव बीन इंटरेस्टेड इन वाइल्ड लाइफ राइट फ्रॉम माई चाइल्डहुड एंड आई ऑलवेज वांटेड टू डू समथिंग फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन. Today when I have started earning my own money, I have fulfilled my dream and I was able to adopt an Indian leopard from Bannerghatta National Park, Bangalore. The sense of satisfaction what I got was beyond something I could express. I always try to adopt an animal every month that get injured or get abandoned. This week I drove in Kaveri Wildlife Sanctuary, Jwalagiri range of Hussaur division. This forest range, Jwalagiri, has a history of a man-eater tiger that was eventually shot by Kenneth Anderson. Unfortunately, tiger had disappeared from this forest for a long time, but with God's grace, after 50 years, tigers have returned to this forest, and in January 2024, 2 tigers were captured in a trap camera. Recently, a leopard that strayed into Krishnagiri district was released in this forest. South India has some really beautiful forest. I stayed for 2 nights and 3 days inside Bandipur Tiger Reserve. Trust me, it was probably the best moments of my life. I heard tiger roar in the night, and 3 a.m. a leopard had hunted down a spotted deer right in front of my cottage. Wow. The whole forest went crazy with alarm calls when leopard hunted the spotted deer. I will be going there again soon. I am an aerospace software engineer and all my stress goes off when I go inside the jungle. Jungle Zindabad. अभिनव। अभिनव यार, क्या प्यारी चिट्ठी आपने लिखी। मुझे लग रहा था कि उस वाले लम्हे में जब लेपर्ड ने किल किया और टाइगर की रोर सुनाई दी, वो नज़ारा ही अलग होता है बॉस। उस देखना छोड़िए, सुनने का, जो जैसा कि इन्होंने डिस्क्राइब किया कि
सारा जंगल कॉल करने लगा। कमाल का वो एक्सपीरियंस होता है। राइट। और आपने जो अच्छा काम किया है, जानवरों को आप अडॉप्ट कर रहे हैं। आप जैसे लोग वाकई में मतलब कहीं पे भी रहते हैं, आपने कहा जंगल जाके आप अपने आप को डिस्ट्रेस करते हैं, एक तरीके डिटॉक्स हो जाती है आपकी पूरा माइंड बॉडी। यस, यही इस एपिसोड में हमने बात की है कि जंगल जब आप जाते हैं तो पूरा शरीर, पूरा दिमाग उस इन्वायरमेंट में खो जाता है। करेक्ट। हम वो भूल जाते हैं। मतलब जंगल इतना आपको एनर्जी देता है कि पूरा मतलब दिमाग में कुछ और नहीं चलता यार। जो ये लिख रहे हैं बिल्कुल सही बात लिख रहे हैं। यही एक फीलिंग आती है जब मैं जंगल जाता हूँ, या आप भी अगर जो जंगल जाते हैं, जंगल घूमने जो जाते हैं, ना सिर्फ रील बनाने और शॉर्ट बनाने की बात नहीं करूँगा, देखने नहीं जाते हैं जो जंगल जाते हैं ना, उनका यही बिल्कुल अभिनव जैसा लिख रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही होता है। बहुत शुक्रिया सर आपका, लिखते रहिए और जंगल घूमते रहिए। थैंक यू अभिनव। तो अगली चिट्ठी है हर्ष द्विवेदी की। जंगल जिंदाबाद। खानचा और जमशेद भाई, सच में हम बहुत लकी हैं कि हमारे यहाँ सत्यनारायण जी जैसे महान व्यक्तित्व भी हैं जिन्होंने अपने से ऊपर सदैव नेचर को रखा। खानचा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सांपों के बारे में उनसे सवाल पूछा। सांपों के बारे में लोगों के अंदर बहुत सारे मिथ हैं, शायद अब वो क्लियर हो गए होंगे। सर, मैं भी अपने आसपास सांपों के बारे में फैले मिथ को दूर करने का प्रयास करना चाहता हूँ और साथ साथ उन्हें समझाता भी हूँ कि सांप हमारे दुश्मन नहीं, दोस्त हैं। बिल्कुल। खानचा, सांप मेरे लिए बहुत ख़ास हैं क्योंकि मेरे को वाइल्ड लाइफ और नेचर से प्यार सांपों की ही वजह से हुआ। अंत में एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। हर्ष द्विवेदी, शहडोल, बांधवगढ़ के बगल से। यार शहडोल बहुत प्यारी जगह है। और हर्ष, सांपों के बारे में आपको लोगों को बताना चाहिए कि वो बिल्कुल भी हमारे लिए ख़तरा नहीं है। राइट। आप जिन सांप को देखते हैं जंगल में जाके, मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे सांप हैं। इंसानी सांप जिसको आस्तीन के सांप कहते हैं, वो ज़्यादा रहते हैं। बट सीरियसली सांप को लेकर के लोगों में बहुत कम जानकारी है, जिसकी वजह से वो बेजुबान और मतलब सुनाई भी नहीं देता, जिसे कायदे से दिखाई भी नहीं देता, जिसे उसे हम खतरा मान करके मार डालते हैं। इसे रोकना हमारा ही काम है लोगों, और ये तभी रुकेगा जब लोग इसके बारे में अनभिज्ञ होंगे, उनको इनकी जानकारियाँ होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू। अगली चिट्ठी है अमित तिवारी की, बनारस से। कहते हैं, नमस्ते शेर खान टीम। जब भी शेर खान का नया एपिसोड आता है तो लगता है जैसे किसी जंगल की अज्ञात दुनिया में मैंने कदम रखा हो। आसिफ खान साहब जिस तरह से हर पेड़, पक्षी और जानवर की कहानी सुनाते हैं, वो सीधे दिल और दिमाग में उतर जाती है। उनकी बातों में सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि उस जंगल की खुशबू और गूंज भी महसूस होती है। और जमशेद भाई, आपकी शांत, सौम्य और बिना रोक टोक वाली होस्टिंग इस शो को और सुनने लायक बनाती है। मेरे लिए शेर खान सिर्फ एक पॉडकास्ट नहीं बल्कि जंगल के अनसुने किस्सों की एक किताब है जिसे आसिफ खान साहब हर हफ्ते हमारे लिए खोलते हैं। नील गायों पर एक एपिसोड कीजिएगा प्लीज़, उनके बारे में मेरी जिज्ञासा काफ़ी रही है, अब कम दिखती हैं। बाकी आप लोगों के लिए दिल से दुआ। अमित तिवारी, बनारस। छागा गुरु अमित, बनारस से आप हैं। बनारस में मेरी पैदाइश भी है। और यार अपन तो काम करते रहते हैं अपना, लेकिन आप जैसे लोग जब सुनते हैं तो पैसा वसूल वाला मामला हो जाता है। और नील गाय पे बिल्कुल आप कह रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे उससे बात करने की। हम ना बिल्कुल उस पर बात करते हैं जो लोग देखना सुनना चाहते हैं। बट नील गाय की भी बड़ी अच्छी कहानी है, ब्लू बिल से कहते हैं। और गांव में इनका बेतरतीब शिकार अभी भी होता है। जिन इलाकों में बढ़ जाते हैं तो वो उसको मारना शुरू कर देते हैं, जबकि उनका क्या कसूर है। फिर वही इंसान कहते हैं कि खेत हमारा ख़राब कर हाँ, तो खेत पहले वो जंगल था ना, हमने काट कूट करके खेत वेत बना दिया। वो बेचारे कहाँ जाएंगे, घूमते हुए चले आते हैं, थोड़ा सा फसल खा लिया तो आप मारने का ऑर्डर, धाड़ 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 गिरा दो उनको। इस पे भी हम बात करेंगे कि एक तरीके का जो नाइंसाफ़ी इनके साथ होता है, इस पर ज़रूर बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया यार। सीमा अग्रवाल हैं, दिल्ली से। लिखती हैं, आसिफ खान साहब और जमशेद भाई, शेर खान के लिए आप दोनों को जितनी मुबारकबाद दूं वो कम है। आजकल के दौर में इस तरह का बढ़िया और जानकारी से भरा हुआ कंटेंट बेस्ड शो मुझे कहीं और नहीं मिलता। हालांकि अक्सर देखती हूँ कि किसी एपिसोड में नंबर्स कम हो जाते हैं। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि कंटेंट में कोई कमी है। शेर खान सुनने वाले सभी लोग इस बात का समर्थन करते हैं कि आपकी दी हुई जानकारियाँ कमाल हैं और मेरी यही गुजारिश है कि इसे कभी बंद मत कीजिएगा। मैंने कम से कम 10 लोगों को इस शो के बारे में बताया है और उनमें से बहुत सारे लोग इस शो के मुरीद हो गए हैं।
खानचा की बातें सुनकर ऐसा लगता है जैसे हम जंगल की किसी रहस्यमय गुफा में जा रहे हों, जहां हर कोना कोई नई कहानी सुनाने को बेताब हो। हर एपिसोड में एक नई ऊर्जा भर जाती है। शेरनी वाला पिछला एपिसोड मैंने अपने दोनों बच्चों के साथ देखा था और एपिसोड ख़त्म होने के बाद उनसे जंगल की दुनिया और जंगल क्यों ज़रूरी है इसके बारे में बातचीत की। उन्हें बताया कि जंगल हैं तो हम हैं। शुक्रिया कि आप दोनों हमें हर हफ्ते इस सफ़र पर ले जाते हैं। सीमा अग्रवाल, दिल्ली। क्या प्यारी चिट्ठी लिखी आपने सीमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मुझे सबसे अच्छा लगा कि आप अपने बच्चों के साथ ये देख रही हैं, और यही होना भी चाहिए। हम अपने आने वाले जनरेशन को ये बता समझा पाए कि जंगल, पहाड़, हवा, पानी कितना ज़रूरी है हमारे लिए और उन जानवरों के लिए भी। बेशक। तो मामला यहाँ पे ख़त्म हो जाता है हमारा, मतलब हमारा जो मेहनत, हमारी जो मेहनत है वो साकार हो जाती है। अब आते हैं बात नंबर पे। मैं भी ये मानता हूँ कि नंबर कम आ जाने से कोई कंटेंट ख़राब या अच्छा है ये डिसाइड नहीं करता नंबर। बट यस, नंबर ज़रूरी इसलिए होते हैं क्योंकि ये मेरा पर्सनल चैनल नहीं है, ये ऑफिस का एक ऑफिशियल चैनल है जिस पे हम अपना शो करते हैं। नंबर हमारे लिए थोड़े से मायने रखते हैं, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि आपने जो कोशिश की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वो 10 लोग और अपनी कोशिशें करेंगे तो उससे भी हमारा नंबर बढ़ेगा। तो शायद इस शो को हम बंद नहीं होने दें जब तक हमारी कोशिश रहेगी, और बाकी आगे देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस प्यारे से ख़त के लिए। अगली चिट्ठी है भोपाल से इमरान भाई की। लिखते हैं, आपका शो सुनकर ऐसा लगता है कि कतई जंगल की दुनिया हमारे कानों के रास्ते सीधे दिल में उतरी जा रही है। वाह। ये आसिफ खान साहब के अंदाज में वो तासीर है कि जिस जानवर की वो बात करते हैं तो उस जानवर के पैरों की आहट महसूस होने लगती है। उनके किस्से सुनकर लगता है कि जैसे पेड़ की छांव में बैठे बाघ के कदमों की आहट हम महसूस कर रहे हैं। हर बार उनके मुंह से कोई नई जानकारी सुनकर यही लगता है कि जंगल और उसकी कहानियों का अंत कभी नहीं होगा। आपकी बातों में मजाक और गंभीरता का ऐसा मेल है कि सुनने वाला हर पल जुड़ा रहता है। शेर खान सिर्फ एक पॉडकास्ट नहीं, ये तो जंगल के उन रहस्यों का दस्तावेज़ है जिन्हें आसिफ खान और जमशेद भाई मिलकर बड़े प्यार और जुनून से हमें सुनाते हैं। इमरान साहब हैं भोपाल से। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान साहब, और कोशिश हमारी पूरी है कि इस शो को हम कंटिन्यू रखें और ऐसे ही किस्से कहानियाँ लाते रहें, जानकारी लाते रहें जो लोगों को पसंद आ रहे हैं, आपको पसंद आ रहा है। अब जिम्मेदारी आपकी यहाँ बनती है कि आप भी इस शो को आगे बढ़ाएं हमारे लिए, इस शो के लिए, और आप जैसे लोग हैं तो ये शो हमेशा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपके इमरान साहब। कानपुर से चिट्ठी आई है विकास शर्मा साहब की। कह रहे हैं, शेर खान की पूरी टीम को मेरा नमस्कार। पिछले एपिसोड में मेरा कमेंट जमशेद भाई ने पढ़ा तो दिल किया कि इस बार पूरी चिट्ठी ही लिख मारते हैं। वैसे बताना ये था कि शेर खान की वजह से मेरा 5 साल का बेटा विवान अब जानवरों की नकल करने में माहिर हो गया। क्या बात है, क्या वो बात कभी शेर की तरह गुर्राता है और हमें डराने की कोशिश करता है। उसका ये जेस्चर मुझे बहुत क्यूट लगता है और ये सब हुआ है शेर खान साहब की वजह से। बहुत शुक्रिया। वो जब शेर के बारे में बताते हैं तो शेर की इतनी सही एक्टिंग करते हैं कि लगता है जैसे हमने भी सामने शेर देख लिया है। जाहिर है ऐसा वही कर सकता है जिसने लंबे समय तक जानवरों के साथ समय बिताया हो। मैं कोशिश करता हूँ कि हम हर हफ्ते एक एपिसोड ज़रूर सुन पाएँ। जमशेद भाई, वैसे हम आपकी कहानियाँ भी सुनते हैं कि कमाल होती हैं। शेर खान के तो कहने ही क्या, हम आप दोनों को अब अपने घर का ऑन डिमांड वाइल्ड लाइफ गाइड मानने लगे हैं। क्या बात है यार। एक सुझाव है कि बच्चों के लिए भी कुछ स्पेशल एपिसोड ज़रूर लाएं। विकास शर्मा, कानपुर से। विकास भाई, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी प्यारी सी चिट्ठी के लिए। और हाँ, बच्चों के लिए भी बेसिकली देखिए कंटेंट बच्चे बूढ़े जवान सब के लिए है जी। ये उन लोगों के लिए भी है जो वाइल्ड लाइफ को नहीं जानते हैं। और आपके साहबजादे तो अब आवाज़ भी निकाल रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी आती है। विवान साहब, आपके साहबजादे। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब बच्चे सुन रहे होते हैं, क्योंकि बच्चे ही हमारा भविष्य हैं। बच्चे ही हैं जो हमारे इस सोच को और आगे लेके जा सकते हैं। तो बच्चों का होना बहुत ज़रूरी है। और विवान को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और प्यार दीजिएगा। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थी आज चिट्ठियाँ हमारे पास। आप भी अगर अपनी चिट्ठी हम तक भेजना चाहते हैं तो हमारा पता है radio@aajtak.com। रिपीट कर देता हूँ, radio@aajtak.com। इस पर चिट्ठियाँ भेजिए। और अब चलते हैं अपने पिछले एपिसोड्स के
पर आए हुए जो कमेंट्स हैं उनको पढ़ते हैं, वो मैं पूरे पढ़ता हूँ, बहुत चाव से पढ़ता हूँ। पर कुछ को हम यहाँ शामिल कर रहे हैं। जी। तो सचिन पाटिल साहब जो अक्सर लिखते हैं, कमेंट लिखते हैं, जंगल जिंदाबाद खानचा जमशेद भाई, जिंदाबाद। बचपन से ही मेरी पसंदीदा बुक है द मैन ईटर लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग। इस बुक को मैंने तकरीबन 50 से ज़्यादा बार पढ़ा होगा। उसी बुक से मेरी पहचान हुई जिम कॉर्बेट जी से। फिर मैंने उनकी लिखित सारी किताबें ख़रीद के पढ़ी और दुनिया की सबसे ख़तरनाक मैन ईटर चंपावत के वाली बाघिन के बारे में भी पता चला। आज आपने बहुत खूबी से ये जानकारी हम तक साझा की और इसकी वजह से बचपन की किताब वाली दुनिया के किस्से फिर से याद आ गए। धन्यवाद खानचा। अरे सचिन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप अपने बचपन तक लौट आए और मुझे खुशी है कि आपने सारी किताबें पढ़ी। इससे पता चलता है कि वाइल्ड लाइफ को लेकर आपके दिल में भी कितना प्यार और इज़्ज़त है, और इस चीज़ को हम सब मिल के आगे बढ़ाते रहेंगे। वाइल्ड लाइफ का ये शो शेर खां, इसका सिर्फ एक ही मकसद है, लोगों को जागरूक करना, दूसरा कोई मकसद नहीं है। और आप जैसे लोग जुड़ते रहेंगे तो सोने पे सुहागा लगता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। निखिल साहब हैं दिल्ली त्रिलोकपुरी से, मैसेज किया उन्होंने, कमेंट किया उन्होंने, माफ़ कीजिएगा। लिखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा पिछला कमेंट पढ़ा। आज एक उम्मीद से शिकायत करनी है खानचा से। बिल्कुल कीजिए। कृपया एक संवाद जंगल के गार्ड्स के साथ भी हो जाए तो हमें बेहद खुशी होगी। ऐसा क्या है कि इतनी कम मेहनताना होने के बावजूद भी वो निरंतर जंगल का काम कर रहे हैं? हम उनका नज़रिया भी सुनना ज़रूर चाहेंगे। बिल्कुल, प्लान चल रहा है लेकिन वक्त की कमी होती है, इसलिए मैं निकल नहीं पाता हूँ ऑफिस से। लेकिन आइडिया ये है कि अब हम लोगों को जैसे बुलाते हैं, हम उनके पास जाएं, जंगल में जंगलात के लोगों के पास, गार्ड्स के पास, महावत के पास, जो रेंजर हैं, बाकी जो फील्ड डायरेक्टर हैं, और भी जो NGOs वगैरह चलाते हैं, अच्छे लोग हैं जो वाइल्ड लाइफ को लेकर के बहुत सारा काम कर रहे हैं। और रह गया कि मजबूरी क्या है, मजबूरी सिर्फ एक है, पापी पेट का सवाल है। तो जिनके पास कुछ नहीं होता, बेचारे कैसे तैसे करके अपनी ज़िंदगी चला रहे होते हैं। बट अच्छा सुझाव है और जल्दी इस पे काम शुरू करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। पीयूष पांडे लिखते हैं, खानचा को जंगलस्तान और 3 तालियों की तरफ से प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। एक और रोमांचक कहानी शेर खान की ज़बानी। एक रिक्वेस्ट है कि हर शो में टूरिस्ट के लिए बजट ऑप्शन पे भी थोड़ी बात किया कीजिए, लाइक गवर्नमेंट प्लेसेस, हाउ टू बुक टिकट्स फॉर सफारी विदाउट एजेंट्स। आपके शो से इंस्पिरेशन और टिप्स लेके हाल में रणथंबोर गया था। हालांकि टाइगर तो नहीं दिखा, पर जज्बा बरकरार है, फिर ट्राई करेंगे। पीयूष साहब कह रहे हैं। पीयूष साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जंगल गए, जाते रहिए। जमशेद भाई भी ऐसे ही वो थे, अनलकी, इनको टाइगर नहीं दिखा। बट मेरा मानना है कि जंगल बहुत खूबसूरत है। रणथंबोर में आप जिस भी उसमें गए होंगे गेट से, वो सारे बहुत खूबसूरत हैं। जंगल अपने आप में बहुत खूबसूरत होता है। और टाइगर जंगल में एक क्रिएचर है, 1000 क्रिएचर वहाँ पे हैं। आप उनको एंजॉय कीजिए सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दिग्विजय साहब ने लिखा है, सर नरभक्षी जानवरों की कहानियां हम सब दर्शक सुनना बहुत पसंद करते हैं। इस विषय के माध्यम से जंगल और उसके जानवरों के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बात आपके तजुर्बे और ज्ञान से हमें सुनने को मिलती है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कृपया नरभक्षी जानवरों की कहानियां और ज़्यादा सुनाइए। धन्यवाद, जंगल जिंदाबाद। दिग्विजय साहब कह रहे हैं। दिग्विजय साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मैन ईटर के बारे में सबको इसलिए रोमांच बढ़ता है क्योंकि एक्शन है, सब कुछ है। और हम तो बताते ही, मेरे ख्याल से हमने काफ़ी सारे एपिसोड मैन ईटर्स पे किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। और भी कहानियां हैं जिनको आप उतना ही प्यार दें। मेरी ख़ास आपसे दरख्वास्त है कि इस एपिसोड को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि नरभक्षी वाला मामला नहीं तो क्या हुआ, स्टोरी तो है, जंगल तो है, जानवर तो है। बहुत शुक्रिया सर। अक्षय भारद्वाज कह रहे हैं, आसिफ सर, यू आर द बेस्ट इन द बिजनेस ऑफ स्टोरी टेलिंग। कीप डूइंग सच पॉडकास्ट। अरे थैंक यू सो मच यार। अनिकेत कहते हैं, ज़िंदगी में मरने से पहले एक बार आपसे मिलना चाहता हूँ खानचा। आपका तो बहुत बड़ा फ़ैन हूँ जब से आपका टाइगर के पॉडकास्ट सुनने लगा हूँ। अरे यार, ऐसा मत कहो, जीना मरना ऐसा नहीं बात करते। कभी भी दिल्ली आओ, आप आ जाओ, और आप चाहो तो हमें मैसेज भी कर देना किस तारीख को आ रहे हैं, तो आपसे ज़रूर मिलेंगे। चाय की एक प्याली आपके साथ पी जाएगी पक्का से। दिनेश कुमार भाई ने, अरे दिनेश भाई की क्या बात करूं, तो अपने आदमी है। बिल्कुल अपने हैं वो तो। मैं इंतज़ार करता हूं कि पहला कमेंट दिनेश साहब का ही होगा, और होता है। और बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश भाई, जब भी आप आएँ हमसे ज़रूर मिलिएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जब भी आप आएँ हमसे ज़रूर मुलाकात कीजिएगा। इन्होंने मैसेज भी लिखा है कि खानचा, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू एंड जमशेद भाई। आई सर्टेनली होप आई विल बी एबल टू मीट यू इफ़ माई हेल्थ परमिट्स।
I will definitely visit India and meet you. थैंक यू सो मच सर, आपकी सेहत अच्छी रहे, हम दुआ करते हैं, बहुत शुक्रिया। और तमाम लोगों ने मैसेज किए हैं, SK USA से हैं, रोशन पटेल साहब थैंक यू दरबार करते थैंक हैं। यू थैंक यू। लिखा है जंगल जिंदाबाद खान से जमशेद भाई, आज के एपिसोड भी बहुत खूबसूरत था, बाकी के एपिसोड्स की तरह। जैसे कि आप बोलते हैं दुनिया का सबसे गिरा हुआ प्रजाति इंसान है। इस कहानी से भी एक साबित होता है कि वो उनको गोली मारते और ना वो मैनीटर बनती। बाकी मैं आप के सारे एपिसोड्स देखता हूँ, खानचा किसी एपिसोड पर कमेंट नहीं कर पाते, उसके लिए तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ। लव यू जमशेद भाई एंड खानचा, बलिया से लिख रहे हैं रोशन पटेल साहब। रोशन पटेल साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप शो देखते हैं इतनी शिद्दत से, मोहब्बत से, और मैं कमेंट सारे पढ़ता हूँ, और बाकी कमेंट्स जमशेद भाई यहाँ पढ़ ही देते हैं। वक्त की कमी होती तो कोई बुरा मत मानिए, कोई साहब या साहिबा कि उनके ख़त को शामिल नहीं किया गया, कमेंट को नहीं पढ़ा गया। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, वक्त की कमी होती इसलिए शायद जवाब नहीं दे पाता हूँ। बस यकीन मानिए जैसे ही एपिसोड जाता है मैं सिर्फ कमेंट से पढ़ रहा होता हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया। बलिया में फैला दो गुरु एकदम अपना, शेर खान को बहुत मज़ा आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। पुष्पेंद्र कुमार कहते हैं जंगल जिंदाबाद खानचा जिंदाबाद। जमशेद भाई। दिल्ली से पुष्पेंद्र शर्मा, आपके सभी एपिसोड्स देखने का अब गर्व भी है और हर वीक अगले एपिसोड आने का इंतज़ार भी। लास्ट एपिसोड में कार्तिक सत्यनारायण जी को एज ए गेस्ट देखकर अच्छा लगा, क्योंकि मैं काफ़ी समय से ये विश कर रहा था कि आप उन्हें एज ए गेस्ट बुलाएं, और मेरी ये विश पूरी हो गई। उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। मैं चाहता हूँ कि आप एक एपिसोड फॉरेस्ट गार्ड्स पर भी बनाएं, क्योंकि वही हैं जो जंगल को बचाने में सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं। उनकी ये मेहनत कभी हमारे सामने नहीं आती, इसके अलावा उनको भी काफ़ी दिक्कत होती है, पर फिर भी वो पूरी ईमानदारी से जंगल बचाने के लिए मेहनत करते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि किसी फॉरेस्ट गार्ड को भी एज ए गेस्ट आप बुलाएं, जिससे हम उनकी भी ज़िंदगी के किस्से समझ सकें। विद लव, पुष्पेंद्र, हिमांशी, कल्प शर्मा, जंगल जिंदाबाद। पुष्पेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया। हिमांशी, कल्प शर्मा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप सब ने इतने प्यार से इस खत को लिखा। और बिल्कुल ये सुझाव अभी भी किसी और साहब ने भी दिया है कि जंगल के गार्ड्स के साथ हमें एपिसोड करने चाहिए। पूरी कोशिश हम जल्दी करेंगे, और आप लोग यूँ ही देखते रहें इस एपिसोड को, इस शो को लोगों तक पहुंचाते रहें, बढ़ाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। गुरदीप सिंह कह रहे हैं जमशेद भाई आपकी स्माइल बड़े गजब की है, क्या बात मैं है। नेक्स्ट व्लॉग में इसका जिक्र करना चाहूँगा, और खानचा आपसे मिलने का मन है। तो आ जाओ यार, इस बहाने मिल भी लोगे, जमशेद भाई की स्माइल भी दिखा देंगे। जमशेद भाई बहुत अच्छे हैं, बहुत ही खुश मिजाज। हाँ वो अलग बात है, कभी कभी लड़ भिड़ के चले आते हैं घर से तो मूड ख़राब रहता है इनका। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया आपके ख़त का। ठीक है। गौरव जोशी साहब कहते हैं प्रिय खानचा और जमशेद भाई, एपिसोड लेट आया तो थोड़ी खानचा की तबीयत की चिंता हुई। आप एकदम चुस्त दुरुस्त हैं, देख के अच्छा लगा। आपके शो देर चले दुरुस्त चले। क्या आप इस शो के कुछ बिहाइंड द सीन इंटरेस्टिंग थिंग्स हमारे साथ अगले एपिसोड में शेयर कर सकते हैं? वी वुड लाइक टू सी सम ब्लूपर्स, रील्स एंड की पर्सन हु आर द पिलर ऑफ शेर खान। हो सके तो एक एपिसोड में शेर खान सीरीज़ के इंसेप्शन से लेकर एग्जीक्यूशन, ऑन एयर जाने तक का सफ़र हमें कराइएगा। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। गौरव जोशी साहब कह रहे हैं। वैसे इसका जवाब मैं ये देना चाहता हूँ कि ये बहुत सादा शो है, इसमें कोई बिहाइंड द सीन नहीं है। जो बिहाइंड द सीन है वही सामने है। बस इसमें यह है कि आप हमारे कैमरा पर्सन और जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको आप नहीं देख पाते, जो इस वक्त भी पीछे हैं, जो साउंड रिकॉर्डिस्ट हैं, उनसे आप कहीं मुलाकात कर सकते हैं। बाकी कोई ब्लूपर नहीं है, हम तो जनरली ऐसे ही आते हैं 15 मिनट पहले। लेकिन अच्छा आइडिया है, करते हैं किसी दिन। हाँ। आपकी इस ख्वाहिश को पूरी कर देंगे साहब। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस शो को देखने के लिए। देखते रहिए, लोगों को वो शेयर कीजिए। शेर खान का जो मकसद है वो पूरा होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत सारे लोगों के कमेंट हैं। उमेश कह रहे हैं मज़ा आ गया कहानी सुन के। you. दिनेश कुमार कह रहे हैं जंगल जिंदाबाद। रविंद्र कुमार हैं, साथ में राकेश भारद्वाज हैं, कह रहे हैं जंगल जिंदाबाद खानचा। यूपी बागी बलिया से राकेश भारद्वाज, मैं हर एपिसोड देखता हूँ लेकिन कुछ लिख नहीं पाता था क्योंकि मेरा फ़ोन टूटा हुआ था। लिखने पर जंगल लिख जाता था कुछ मंगल, इसलिए कुछ नहीं लिखता था, लेकिन नया फ़ोन ले लिया हूँ, अब हमेशा लिखूंगा। बहुत बढ़िया राकेश, बहुत शुक्रिया। बहुत आप जंगल लिखेंगे तो जंगल ही आएगा, मंगल नहीं मंगल भी आएगा तो हम समझ लेंगे आप जंगल ही लिखना चाहते हैं, क्योंकि जंगल में ही मंगल है। एक उन्होंने 40-32 का एक काउंटर दिया है और लिखा है कि आई थिंक दैट दिस प्लेस अनडिवाइडेड यूनाइटेड प्रोविंस दैट टाइम, थैंक्स फॉर शेयरिंग, आई एम रेगुलर वॉच योर पॉडकास्ट एंड योर फ्रेंड लिस्ट ऑन फेसबुक। ओह वाओ। वन पॉडकास्ट विद यू ऑन पीलीभीत टाइगर रिजर्व, यूपी विद माई फ्रेंड। पॉडकास्ट विल बी हेल्ड
इन पीलीभीत टाइगर रिजर्व। तो मेरे ख्याल से यही कहना चाह रहे हैं कि एक पॉडकास्ट ही आपके साथ पीलीभीत में करना चाहते हैं। बिल्कुल, अगर आप पीलीभीत का ऑप्शन देंगे तो ज़रूर आपके साथ हम पॉडकास्ट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। यश साहब कह रहे हैं सर जिम कॉर्बेट इज द बेस्ट पर्सन, किंग ऑफ द वर्ल्ड एवर, जिम कॉर्बेट सर। No doubt. जिम कॉर्बेट सर। नो डाउट सर। हाँ। और ये श्रीकांत साहब कह रहे हैं आई मैनिफेस्टिंग सफारीज एट जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, रणथंबोर, तडोबा एंड बांधवगढ़ जंगल, जिंदाबाद फ्रॉम बेंगलुरु। हैव यू शॉट फिल्म्स एट बांदीपुर BRT? बांदीपुर में नो, मैंने कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं। एक बार मैं जंगल घूमने गया था और काफ़ी खूबसूरत जंगल है, बट मैंने कभी उस पर फिल्म नहीं बनाई। एक टूरिस्ट की तरह ही मैं घूमने गया था। ओके। कुमार स्वामी साहब ने हर बार की तरह इस बार भी प्लेलिस्ट बना दी बिल्कुल है। बिल्कुल, और इनका बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी साहब। आप हमारा शो देखते हैं और उसके बाद सारे टाइम स्टैम्प आप डाल देते हैं ताकि देखने वालों को आइडिया लग जाए कि कहाँ कहाँ क्या बात हुई। बहुत शुक्रिया सर। फ्रेंटिक गूनर ने भी मैं ये कहना चाहूँगा कि ये भी उनमें से एक हैं जो हमारी टीम मेंबर की तरह काम करते हैं। करेक्ट। बहुत शुक्रिया। फ्रेंटिक गूनर ने भी वही बात कही है फॉरेस्ट रेंजर्स के बारे में, उस पर हम बात कर बिल्कुल चुके हैं। जल्दी बात करेंगे। हाँ। और विकास फोटोग्राफी कहते हैं कि इस पर एक फिल्म बनानी जानी चाहिए, ये स्टोरी सब तक पहुँचे कि बैकग्राउंड वॉइस उसमें खांचा की हो। अरे बाप रे, बहुत शुक्रिया सर। आसिफ भाई लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम जमशेद भाई और आसिफ भाई, उम्मीद करता हूँ आपका रमज़ान अच्छे गुजर रहे होंगे। आई एम बिग फैन ऑफ जिम एंड हिज स्टोरीज़। जस्ट टू अपडेट यू, चंपावत की टाइग्रेस के आखिरी शिकार का नाम था प्रेमिका देवी, 16 years old young girl. यस। जब जिम उसकी हत्या के बाद टाइग्रेस का पीछा कर रहे थे, ही केम अक्रॉस द आर्म ऑफ द विक्टिम, जो किसी सर्जन के प्रिसिशन जैसे काटा गया था, और ही गॉट सो लॉस्ट इन लुकिंग एट द आर्म ऑफ द गर्ल, वो कुछ देर के लिए खतरे को भूल गए थे, एज यू मैंशनड, और एल्स हिज फर्स्ट मैन ईटिंग टाइगर हंट वुड हैव बीन हिज लास्ट इटसेल्फ। और बहुत बढ़िया कमेंट आपने लिखा है कंजर्वेशन के बारे में, और लिखते हैं इन्होंने कि पूरी डिटेल दी है उन्होंने बहुत तफसील से। बिल्कुल, वो एक्चुअली क्या था कि अगर एक कहानी को आप बताते हैं तो सारे बिल्कुल इन्होंने कहा कि जो उसके हाथ कटे हुए थे, ऐसा लगा कि सर्जन ने ऑपरेट किया। करेक्ट। तो इतने डिटेल में हम जाते तो शायद स्टोरी बहुत लंबी, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये चीज़ मेंशन करके हमारे जो देखने सुनने वाले हैं उनको आपने एक और जानकारी दी। इसके अलावा और बहुत सारी चिट्ठियाँ कमेंट्स हैं। रियाजुद्दीन कह रहे हैं कि सर जी आपका पॉडकास्ट बहुत सुनता हूँ, बहुत अच्छा लगता है, वेस्ट बंगाल से हूँ, काफ़ी दिन से सुनता हूँ, लेकिन भरा कमेंट नहीं करता, इस पर किया हूँ, बस इतना बोलना है आपसे, पॉडकास्ट चलाते रहना। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं हिंदी नहीं समझता, लेकिन मैं उनको आपका पॉडकास्ट का जो कहानी है वो सुनाता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत, बंगाली में। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है सर। तो विराज भिमानी साहब कह रहे हैं शेर खान के पोस्टर पे बहुत सुंदर है, और सचिन जैन कह रहे हैं शुक्रिया। 2 पैरों वाला जानवर इज़ वेरी डेंजरस। यस, नो डाउट अबाउट इट, वी ह्यूमंस। और बहुत सारे कमेंट हैं, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट्स मैं सारे पढ़ता हूँ, जमशेद भाई भी पढ़ते हैं, इनफैक्ट जो बाकी लोग हैं। मेन चीज़ है कि जब आप एक कमेंट करते हैं तो बाकी जितने लोग देख रहे होते हैं वो यूट्यूब पे जाकर के आपके कमेंट्स को पढ़ते हैं, और कई बार मैंने देखा लोग एक दूसरे कमेंट में इंगेज हो जाते हैं। बहुत अच्छा है, इससे एक बातचीत का सिलसिला शुरू होता है और कई बार अच्छे आइडियाज़ निकल के आते हैं, एक कम्युनिटी बिल्ड होती है। यस, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही, और अगले एपिसोड में फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जंगल जिंदाबाद।